यास्मिन लकी को इस बात के लिए मना चुकी थी कि वो उसकी फरारी में घूमना चाह रही थी। वो उसे अपने साथ लेकर कनॉट प्लेस भी आ गई थी। उसे लग रहा था कि आज वो दिल्ली की रानी बन चुकी थी और सारा दिल्ली उसके आसपास घूम रहा था। उसने अपने लिए मॉल से 4 से 5 जोड़ी कपड़े भी ले लिए थे, जिसका पैसा लकी ने चुकाया था। लेकिन जैसे ही वो खाना खाने के लिए लकी के साथ एक होटल में आई तो उसे उसके मम्मी पापा ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। यास्मिन उन्हें देखते ही थर थर कांपनी शुरू हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। मैं जो कह रही हूं उसे चुपचाप गांठ बांध लो यास्मिन। तुम्हें अगर जिंदगी किसी के साथ बितानी है तो वो है अभिजीत, समझी ना? उसकी मां ने यास्मिन को एक बार फिर से चपत लगाते हुए कहा। वो देख पा रही थी कि उसकी बेटी के लिए अभिजीत से अच्छा और कोई नहीं हो सकता था, फिर भी उसने इस फटीचर के चक्कर में अभिजीत जैसे लड़के को ठुकरा दिया। लेकिन जब यास्मिन की मां ने उसे एक बार और चपत लगाई तो इस बार यास्मिन का दिमाग खराब हो गया। वो जानती थी कि अभिजीत ने अपने पैसों के दम पर उसके माँ बाप का ब्रेन वॉश कर दिया था, लेकिन उन्हें लकी की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता था। वो ऐसे 10 अभिजीत को अपने नीचे नौकरी पर रख सकता था और ये बात यास्मिन अच्छी तरह से जानती थी। जब उसे पता चल गया था कि वो जो कर रही थी वो सही कर रही थी तो फिर उसे किसी से डरने की क्या जरूरत थी। अब उसके फैसले पर उसके घर वाले चाहे कितना भी डांटे, कितना भी सुनाते या कितनी भी उल्टी सीधी बातें करते, पर जिस दिन यास्मिन लकी के साथ शादी के मंडप में बैठती और लकी जब वहां पर दिखाता कि वो क्या चीज था, तब जाकर इन लोगों को उसकी हैसियत के बारे में पता चल पाता और तब वो समझते कि उनकी बेटी को लकी को यहां तक लाने में कितना जोर लगाना पड़ा था। हाँ, आप सही कह रहे हो, मैं तो इसी आदमी के साथ रहना चाहती हूँ, कोई दिक्कत? यास्मिन ने अपनी मां से आंख मिलाते हुए कहा। फिर उसने अभिजीत की तरफ घूरते हुए देखा और बोली, मैं ना तुम्हें जरा भी नहीं पसंद करती, इसलिए तुम चुपचाप यहां से चले जाओ और आज के बाद मेरे या मेरे घर वालों से ना मिलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे ना? यास्मिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी उसने सभी लोगों को चौंका दिया था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही यास्मिन थी जो अभी थोड़ी देर पहले डांट खा रही थी। अभिजीत ने अपनी जिंदगी में आज पहली बार इतनी डांट खाई थी। उसे खुद भी ये बात समझ आ गई कि यास्मिन उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो यास्मिन को छोड़कर उसके मम्मी पापा के पास आ गया था। उसे लग रहा था कि अगर यास्मिन के मम्मी पापा कहेंगे तो यास्मिन किसी भी कीमत पर मना नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर तक तो उसे लग रहा था कि वो जो चाह रहा था वैसा ही नतीजा उसे मिल रहा था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसके मम्मी पापा भी बेकार निकले। उससे भी ज्यादा उसे ये बात चुभ रही थी कि यास्मिन उसे ऐसा बताने वाली थी जो कि उसे मालूम नहीं था। उसने अभी तक अभिजीत से लकी की पहचान छुपा कर रखी हुई थी। यास्मिन, क्यों कर रही हो ऐसा? मैं जानता हूं कि तुम्हें इस वक्त गुस्सा आ रहा है, इसलिए सबसे पहले तो तुम अपने आप को शांत कर लो प्लीज। अभिजीत यास्मिन के सामने आकर बैठ गया और फिर आगे बोला, देखो मुझे नहीं मालूम कि तुम यहां पर कैसे आई। मैं तो सिर्फ अंकल आंटी को लंच पर लेकर आया था। मैं सच में इनसे तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करने आया था। हाँ बहन, सच में मैं खुद भी अभिजीत के साथ ही आई थी और मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रही हूं, अभिजीत यहां तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, भूमिका ने बीच में आते हुए कहा। तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम लोग यहां पर जानबूझकर मेरा पीछा करते हुए आए हो या फिर तुम लोग ऐसे ही आए थे, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि तुम लोग यहां से चुपचाप निकल जाओ और आज के बाद ना इस मामले में मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है, यास्मिन ने कड़क आवाज में कहा। अभिजीत, उसके पिता और उसकी मां को ऐसा लग रहा था जैसे यास्मिन उन्हें जान से मारने की धमकी दिए जा रही थी, लेकिन यास्मिन आखिर ऐसी कैसी हो गई थी, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। ऐसा क्या पिया था यास्मिन ने जिस वजह से वो इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई थी? यास्मिन, तुम मेरे साथ ऐसा सिर्फ इस पागल फटीचर आदमी की वजह से कर रही हो ना? अभिजीत ने कहा। वो समझ पा रहा था कि यास्मिन ये जो कुछ कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ लकी की वजह से कर रही थी। अब वो चाहे जो भी हो, लेकिन वो खुद भी अपने आप में ही एक अमीर आदमी था और ऐसे में वो इस फटीचर के सामने कैसे हार सकता था। अभिजीत ने लकी की तरफ अपनी उंगली उठाई और फिर यास्मिन की तरफ देखते हुए बोला, तुम इस आदमी का मेरे साथ कंपैरिजन करने के बारे में सोच कैसे सकती हो? क्या ये तुम्हारे लिए कोई बंगला खरीद कर ला सकता है?
मैं तो तुम्हारे गले में डायमंड के 10 नेकलेस डाल सकता हूं, लेकिन क्या ये आदमी तुम्हारे गले में एक भी नेकलेस डाल सकता है? हमारे पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन इस आदमी के पास क्या है? क्या है इस आदमी के पास? क्या है इसके परिवार के पास? ये हर मोर्चे पर मेरे सामने हारा हुआ है और तुम हो कि इसका कंपैरिजन मेरे साथ करने की कोशिश कर रही हो। बहुत गलत बात है यास्मीन ये, अभिजीत ने कहा और फिर से एक बार लकी की तरफ देखने लगा। लकी चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। जब अभिजीत ने देखा कि वो लकी के ऊपर चढ़ सकता था तो उसने आगे कहा, देखो यास्मीन, शादी इतनी आसान चीज नहीं है जितना तुम समझ रही हो। ये तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएगा और ना ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा। इसलिए अपना ये पागलपन छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम मेरे साथ आने को अब भी तैयार हो जाती हो ना, तो मेरी बात मानो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी जिंदगी देने वाला हूं, ऐसी चीज कि तुम सोच भी नहीं सकती, अभिजीत ने कहा। और कहते कहते वो फिर से यास्मीन के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करने लगा। भाड़ में जाओ, मैं किससे शादी करती हूं और किससे नहीं करती हूं, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझे ना, यास्मीन ने कहा। लेकिन वो जानती थी कि इस वक्त वो अभिजीत को किसी हाल में नहीं समझा सकती थी, इसलिए वो लकी की तरफ घूमी और उसके साथ बाहर निकलने के लिए जाने लगी। चलिए लकी सर, यास्मीन ने लकी का हाथ थामा और बाहर जाने लगी। रुक जाओ। इतने में यास्मीन की मां ने यास्मीन का हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपने गुस्से से ही यास्मीन का खून कर सकती थी। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि तुम किस इंसान से बात कर रही हो, कैसे बात कर रही हो? तुम जितनी बड़ी होती जा रही हो ना, उतनी बिगड़ती जा रही हो। मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हारा करूं क्या मैं। सीधी खड़ी रहो यहीं पे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यास्मीन की मां ने उसे जोर से डांटते हुए कहा। ना सिर्फ उसकी मां ने बल्कि भूमिका ने भी उसे अपनी तरफ खींच लिया था। भाई तू ना बहुत बड़ा शातिर या चालबाज आदमी होगा। तूने मेरी बेटी को इतना पागल कैसे बना दिया कि वो तेरे चक्कर में हम सबसे लड़ाई कर रही है, यास्मीन की मां ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। अब उसे लग रहा था कि इस समस्या की जड़ लकी ही था और लकी से ही निपट कर इस समस्या से निपटा जा सकता था। लकी चुपचाप उसकी मां को बोलते हुए सुन रहा था। वो कह भी क्या सकता था, जबकि उसने कुछ नहीं किया था। वो बूढ़ी औरत बेकार में ही उसे बदनाम करके उसके ऊपर कीचड़ उछाल रही थी। क्या है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? तुम क्या सोच रहे हो कि मेरी बेटी की शादी मैं तुमसे करवा दूंगी? अगर तुम ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो ना, तो मैं कह रही हूं मत देखो, वरना बहुत पछताओगे। उसकी मां लकी को शुरुआत से ही पसंद नहीं कर रही थी। तुम क्या सोच रहे हो, अपनी शक्ल अपनी बातों के दम पर मेरी बेटी को रिझा पाओगे? अगर तुमने आज के बाद इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो इससे अच्छा जवाब तुम्हें हमारी तरफ से सुनने को मिलेगा। ऐसा क्या है तुम्हारे पास, और ऐसा है क्या तुम्हारे अंदर जो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊं? बोलो। यास्मीन की मां लकी के सामने आई और गुस्से में कहा। वो लकी के मुंह पर कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोले जा रही थी, लेकिन लकी से अब सुना नहीं जा रहा था, इसलिए उसने भी पलटकर जवाब देते हुए कहा, मैं इसका जवाब आपको क्यों दूं? मैं कौन हूं, क्या करता हूं, ये सवाल पूछने वाली आप होती कौन है? लकी ने यास्मीन के पिता की तरफ देखते हुए कहा। वो देख पा रहा था कि दोनों ही बूढ़ा बूढ़ी काफी इंटरेस्टिंग थे। अब वो दुनिया के सबसे अमीर परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और वो इन दोनों के सवालों का जवाब देगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता था। देखो ये पागल आदमी क्या कह रहा है, इस तरह के तो इसके बोल हैं और ऊपर से ये सोच रहा है कि ये मेरी बेटी से शादी कर लेगा। रुक तू बेटा रुक, यास्मीन के पिता ने लकी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा। अंकल आंटी, आपको इसके ऊपर कोई गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ये आदमी ना इसलिए आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि इसके पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूं ये कौन है। मैं और ये, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं पढ़ने के पैसे देती हूं और इसे पढ़ने के पैसे मिलते हैं। भूमिका इस वक्त अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यास्मीन इस वक्त अभिजीत के साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों नहीं कर रही थी। ना सिर्फ वो शादी के लिए मना कर रही थी, बल्कि वो लकी को बचाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो अभिजीत जैसे मोटे मुर्गे को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। ये ना हमारे कॉलेज का एक गरीब स्टूडेंट है, इनफैक्ट बहुत ही गरीब स्टूडेंट है। ये कॉलेज में अपनी गरीबी के लिए जाना जाता है। इसके पास पहनने के लिए सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं।
ये हमारी चीयर लीडिंग स्क्वाड की दाई माँ है। इसे हमारी टीम की लड़कियां परेशान कर देती है, लड़के तो दूर की बात है। अगर हम ना बोले ना तो इसकी हमारे सामने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं होती। ये या तो किसी कपड़े की दुकान में या फिर किसी मेडिकल की दुकान में काम करता है, और आजकल तो बड़े बड़े होटलों के सामने भीख भी मांगता है। भूमिका ने लकी के बारे में अपनी जानकारी के हिसाब से ब्यौरा देते हुए कहा, अच्छा तो इस तरह का आदमी है ये, भीख मांगता है। यास्मीन की मां उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। अगर यास्मीन ऐसे किसी आदमी के साथ रहती तो वो खुद भी इसके साथ एक दिन सड़क पर आ जाती। जो कुछ उसके पास था वो भी उसके हाथ से छिन जाता। अब वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को इस भिखारी के चंगुल से बाहर निकालना चाहती थी। साले कमीने, आज के बाद ना मेरी बेटी के आसपास फटकने की जरूरत नहीं है, समझा? यास्मीन की मां ने लकी को धक्का देते हुए कहा। यास्मीन के पिता होने के नाते ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, आज के बाद हमारी बेटी के साथ मत दिखाई देना। अगर तुम उसके साथ शादी करने के सपने देख रहे हो ना तो उन सपनों को अभी के अभी छोड़ दो। समझ आ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूं? समझ आ रहा है ना? आज के बाद मेरी बेटी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। यास्मीन के पिता ने लकी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, आपको बात करनी है ना, कर सकते हैं, जो कहना है कह सकते हैं, लेकिन मेरे सामने उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे ना? लकी ने भी तैश में आकर बात करते हुए कहा। उसे यह बात बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी कि कोई उसके ऊपर उंगली उठाए। अब आगे क्या होने वाला था? यह बहस क्या रूप लेने वाली थी? क्या लकी और अभिजीत के बीच हाथापाई होने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी यास्मीन को अपनी नई फरारी लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस तो आ गया था, लेकिन यहां उसे मालूम नहीं था कि उसका इंतजार अभिजीत और यास्मीन की मम्मी पापा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने यास्मीन को लकी के साथ देखा तो वो उसे गालियां देने लगे। अभिजीत उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यास्मीन भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। अब इधर जब यास्मीन के पिता ने लकी के साथ थोड़ी सी बदतमीजी की तो लकी को गुस्सा आ गया। अंकल, आपको जो बोलना है ना बोलो, लेकिन उंगली दिखाने की ना जरूरत नहीं है, समझे? लकी ने यास्मीन के पिता को समझाते हुए कहा। बाप रे बाप, इस आदमी की जरूरत तो देखो, है कुछ भी नहीं, लेकिन फूल तो ऐसे रहा है जैसे राजकुमार हो। मैं दिखाऊंगा तुझे उंगली, और फिर से उंगली दिखाते हुए कह रहा हूं कि फटीचर, मेरी बेटी से दूर रहना, समझा ना? यास्मीन के पिता ने लकी के बिल्कुल करीब आते हुए कहा। उन्हें लकी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो लकी के इतने करीब आ गए थे कि उन दोनों के शरीर एक दूसरे से सट गए थे। अब भले ही लकी की परवरिश कैसी भी रही हो और उसे अपने गुस्से पर कितना भी काबू करना सिखाया गया हो, लेकिन इस वक्त उसके लिए अपने गुस्से पर काबू रख पाना बहुत मुश्किल था। उसने यास्मीन के पिता को अपने से दूर करने के लिए जोर से धक्का दिया, और उसके पिता के पैर धक्के की वजह से खुद में ही उलझ गए, और आखिरकार वो नीचे गिर गए। साले फटीचर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? यास्मीन की मां ने कहा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और वो लकी के गाल पर थप्पड़ लगाने ही वाली थी, लेकिन इतनी ही देर में लकी को बचाने के लिए कोई बीच में आ गया। ये कोई और नहीं बल्कि यास्मीन थी। यास्मीन ने लकी को गले से लगा लिया था, जिसकी वजह से वो थप्पड़ यास्मीन के गर्दन पर जा लगा। उसका असर थोड़ा बहुत लकी के ऊपर हुआ। लकी सर, आप ठीक हैं? यास्मीन ने अपनी गर्दन मलते हुए लकी को देखा और उससे पूछा। लकी ने जब देखा कि यास्मीन उसे बचाने के लिए कूद पड़ी तो उसे देखकर वो थोड़ा खुश हो गया। उसने ना सिर्फ उसके लिए मार खाई थी, बल्कि मार खाने के बाद उसने अपनी बजाय लकी का हाल पूछा। तू क्यों हम सबकी जान लेने पे तुली हुई है? उसकी मां ने अपने दांत पीसते हुए कहा। इस दौरान काफी सारे लोग ये तमाशा देखने के लिए आसपास इकट्ठे हो गए थे, और वो इस अजीब से परिवार को लड़ते हुए देख रहे थे। देखिए, सब लोग देखिए, ये आदमी एक नंबर का भिखारी है और होटल के बाहर लोगों से पैसे मांगता है, लेकिन फिर भी इसने मेरी बेटी के ऊपर ना जाने क्या जादू टोना कर दिया है कि मेरी बेटी इसके चक्कर में मुझसे और मेरे पति से लड़ने के लिए राजी हो गई। मेरी बेटी कभी हम दोनों से नहीं लड़ती, हमारे घर में कभी झगड़े होते ही नहीं, लेकिन आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखो कैसे लड़ रही है हम लोगों से। ये लड़का तो एक नंबर का भिखारी है। अब तुम क्या इसका घर परिवार तोड़कर मानोगे?
मुझे तो लगता है ना कि ये सारी चीजें ये सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, लेकिन ऐसे लोग ना समाज को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। मुझे लगता है इसने जरूर इस लड़की के ऊपर कोई जादू टोना किया होगा। जब यास्मीन की मां ने अपने इल्जाम बाकी लोगों को सुनाने शुरू कर दिए तो बाकी लोगों को भी ऐसा लगने लगा कि वो सही कह रही थी, और सब लोग ने बिना लकी को जाने उसके बारे में अपनी राय बनानी शुरू कर दी। ठीक इसी वक्त लकी का फोन बजा। न्यू सिटी बैंक के मैनेजर का फोन था। यास्मीन ने फोन देखकर लकी को छोड़ा और लकी ने फोन उठाया। हाँ शशिकांत जी बोलिए। अच्छा हाँ, तो उस गाड़ी का जो भी कंपनसेशन था वो मेरे खाते से कर देना। लकी को लगा कि शशिकांत ने उसे इसलिए फोन किया था क्योंकि उसने कल रात को हितेश की फरारी में आग लगा दी थी। नहीं सर, जो कुछ हुआ वो तो हम लोग आराम से देख लेंगे, लेकिन मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा था कि मुझे आपके लिए 1-2 माले की बढ़िया बिल्डिंग मिली है। लोकेशन, प्रॉपर्टी, कंडीशन, डेकोरेशन वगैरह सब बहुत शानदार है। मैंने सारा डेटा निकाल कर ना ऑर्गेनाइज कर लिया है। क्या अपार्टमेंट बिल्डिंग? आप कहना क्या चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ बताइए थोड़ा, लकी ने पूछा। जैसे उसने इस बिल्डिंग की बात सुनी तो वो चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि शशिकांत उसे क्यों अपार्टमेंट बिल्डिंग के बारे में बता रहा था। अरे सर, आपको मालूम नहीं है क्या? अरे सर सॉरी, मुझसे थोड़ी गलती हो गई। असल में बात यह है ना सर कि आखिरी बार जब वसीम भाई ने और रुस्तम जी ने मुझे आपकी फरारी से बचे हुए पेमेंट के लिए कहा ना, तो उन्होंने साथ में मुझे ये भी कहा कि आपके लिए दिल्ली में एक बढ़िया सी 2 अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग देख लें। वो कह रहे थे कि आप ही दिल्ली के अंदर कोई बिल्डिंग ढूंढ रहे थे। अच्छा ऐसी बात है क्या? जब शशिकांत ने अपनी बात खत्म की तब जाकर लकी को समझ में आया कि वो किस बारे में बात कर रहा था। वसीम ने उसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं जमाई थीं और शायद वो वहां पर उसे ट्रेन करना चाहता था और बिजनेस के बारे में सिखाना समझाना चाहता था। अब लकी के ऊपर परिवार की और बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी। उसने यास्मीन के परिवार की तरफ देखा जो कि उसे ऐसे देख रहा था जैसे शेर अपने शिकार को देख रहा हो। वो जानता था कि वो लोग लकी को इतनी आसानी से जाने देने वाले नहीं थे। अच्छा तो अगर ऐसी बात है शशिकांत जी, तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्डिंग के पेपर्स ना यहाँ कनॉट प्लेस पर रुद्र होटल है, वहां भेज दीजिए। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूं। लकी ने प्यार से कहा और फोन काट दिया। क्या शशिकांत न्यू सिटी बैंक के मैनेजर, उनका फोन था? यास्मीन को थोड़ी चिंता होने लगी और इसलिए उसने लकी से पूछा। अगर शशिकांत ने उसे यहां लकी के साथ देख लिया कि वो सिक लीव के बहाने यहां घूम रही थी तो बात उसकी नौकरी पर आ सकती थी। तो फिर मैं निकलती हूं, इससे पहले कि शशिकांत जी मुझे देख लें। मुझे निकल जाना चाहिए। उसने लकी को देखा और फिर निकलने के लिए बाहर जाने लगी, लेकिन उसके लिए यहां से बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं था। तुम्हें क्या लगता है कहां जा रही हो तुम? मुझे सब मालूम है कि तुम हम दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए यहां डबल रोल कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूं, मैं या हम में से कोई भी तुम्हारे इस जाल में ना फंसने वाला नहीं है। यास्मीन की मां ने फिर से यास्मीन को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। उनकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो आज के आज ही इस मामले को खत्म कर देना चाहती थी। अरे माँ छोड़ो ना, जाने दो ना मुझे, मैं सच कह रही हूँ, शशिकांत जी सच में आ रहे हैं। आप अगर मुझे ऐसे खींचोगे तो मेरी नौकरी सब सच में चली जाएगी यार, यास्मीन ने घबराते हुए कहा। यास्मीन, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम ज्यादा ही शातिर हो गई हो? तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं? मां हूं तेरी मैं, इतनी जल्दी तेरे ऐसे मजाक पर ना विश्वास करने वाली नहीं हूं, समझी ना? यास्मीन की मां ने यास्मीन की तरफ देखते हुए कहा। फिर उसने लकी की ओर देखा और बोली, क्या कहा तुमने? तुम इसके मैनेजर को जानते हो और कौन तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर पाएगा कि तुम एक शानदार सा अपार्टमेंट लेने वाले हो? तुम कहोगे तो हम मान लेंगे। बड़ा आया। यास्मीन की मां ने लकी को ताने मारते हुए कहा। हाँ मैं तो बहुत बड़ा एक्टर हूं, है ना? लकी ने उसकी मां की तरफ देखते हुए कहा। दीदी, आप क्यों बेकार में अपने लिए और हम सब के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो? चुपचाप अपनी जिद छोड़ दो ना। भूमिका ने यास्मीन के सामने आकर खड़े होते हुए कहा। जब इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी तब दोनों के बीच में यही तय हुआ था कि वो लकी का इस्तेमाल अभिजीत को उकसाने के लिए ही करेंगे, लेकिन अब उसकी बहन ने तो अभिजीत को छोड़ दिया और लकी को पकड़ लिया। वो लोग अपने ही मकसद से भटक गए थे। अब वो लोग अपने ही मकसद से भटक गए थे। अब वो लोग अपने ही मकसद से भटक गए थे।
अब अगर उसकी बहन उसके लिए इसी तरह से प्रॉब्लम खड़ी करती रहेगी तो वो अपना और अभिजीत का भी इस काम खराब कर देगी। अब प्लीज मेरी बात मान लो ना और अभिजीत से माफी मांग लो। मुझे मालूम है जैसे ही आप माफी मांगोगे ना अभिजीत भाई आपको माफ कर देंगे। भूमिका ने यास्मीन को मनाने की पुरजोर कोशिश करते हुए कहा। वो यास्मीन और अभिजीत दोनों को मनाने की कोशिश कर रही थी। देखो भूमिका, तुझे मेरे मामले में ना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी बसता है और वो है लकी सर। उनका और इस अभिजीत का आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार, तू समझती क्यों नहीं? यास्मीन ने भूमिका से कहा। वो नहीं चाहती थी कि भूमिका इस मामले में कुछ कहे। वो बेवकूफ यास्मीन का भविष्य बर्बाद करने पर तुली थी। यास्मीन के पास भी अब अपनी बहन से कहने को और कुछ नहीं बचा था। ये सब जो कुछ हो रहा था ये लकी की वजह से हो रहा था। लकी! ठीक इसी वक्त जब यास्मीन उसकी बात नहीं सुन रही थी तो भूमिका तेज कदमों से लकी के सामने आकर खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लकी? तुमने मेरी बहन पर क्या जादू टोना कर दिया है? हमारी जो बात हुई थी उसके बारे में तुम भूल कैसे सकते हो यार? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मेरी बहन के साथ शादी करने के सपने देखो? तुम्हें अपने दिल में जरा भी डर लगता है क्या? तुम अभी के अभी मुझे ये प्रॉमिस दो कि तुम मेरी बहन के साथ तुम्हारा जो भी रिश्ता है ना उस रिश्ते को अभी के अभी खत्म कर दोगे। बोलो, खत्म करोगे या नहीं? बोलो। भूमिका भी लकी को वैसे ही दबाने की कोशिश कर रही थी जैसे उसे वो बास्केटबॉल कोर्ट में दबाती थी। वैसे तो जब भूमिका इस तरह की बात कर रही थी तो लकी उसे जीत जाने देता था, लेकिन आज जब उसने यास्मीन की मम्मी पापा के सामने इतना एटीट्यूड दिखा दिया तो ऐसे में वो भूमिका के सामने कैसे हार सकता था। लकी आज उसके सामने हार नहीं मान सकता था और उससे भी बड़ी बात तो ये थी कि एक बार जो उसने प्रॉमिस कर दिया वो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करने वाला था। वो अभिजीत को यास्मीन से दूर करके ही दम लेने वाला था। यास्मीन को सच में अभिजीत पसंद नहीं था, इसलिए वो यास्मीन को अभिजीत की तरफ पुश नहीं कर सकता था। भूमिका की बात सुनने के बाद लकी ने जैसे अपने कान बंद कर लिए थे। साले कुत्ते, तू क्या बहरा हो गया क्या? भूमिका ने लकी की तरफ जोर से चिल्लाते हुए कहा। फिर उसके बाद उसने अपना हाथ उठाया और वो लकी के गाल पर तमाचा लगाने वाली थी। इससे पहले जब भी वो चीयर लीडिंग टीम में थी तो उसने एक बार लकी के गाल पर तमाचा लगाया था। लकी उस दौरान उससे कुछ नहीं बोला, उसने चुपचाप थप्पड़ खा लिया था। लेकिन इस बार लकी ने भूमिका का हाथ बीच में ही पकड़ लिया। अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है भूमिका, समझी ना? लकी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाथ छोड़ मेरा फटीचर साले। भूमिका को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि लकी उसका हाथ पकड़ लेगा। उसने अपना हाथ झटके से छुड़वाया, लेकिन लकी की पकड़ से छूट पाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। भूमिका को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे मारने के लिए अपना दूसरा हाथ भी उठा दिया और फिर उसे थप्पड़ लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी लकी ने उसका हाथ रोक लिया। छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। भूमिका को शर्म आ रही थी और गुस्सा भी। उसने ठंडी सी आंखों से लकी की तरफ देखा, लेकिन तभी लकी बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे तुम्हें पकड़ने का ना कोई शौक नहीं है, समझी? लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि दोबारा मेरे ऊपर ना हाथ उठाओगे नहीं। प्रॉमिस करो, चल कर। लकी ने गंभीरता से कहा। अबे तू है कौन और अपने आप को समझता क्या है तू बे? भूमिका ने लकी की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा। वो इतनी आसानी से लकी को छोड़ने वाली नहीं थी। उसने लकी को देखा और अचानक से उसकी आंखों में एक तरह की शैतानी भरी मुस्कान आ गई। वो अब ऐसा कुछ करने जा रही थी जो लकी के लिए भारी होने वाला था। आखिर क्या करने वाली थी भूमिका? क्या रंग लेने वाली थी ये लड़ाई आगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी के ऊपर जैसे ही यास्मीन की मां हाथ उठाने वाली थी, इतने में यास्मीन खुद उसे बचाने के लिए बीच में आ गई। लकी तो बच गया, लेकिन यास्मीन को चोट लग गई। उसके बाद यास्मीन की मां ने लकी को पिटवाने के लिए बाकी लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी देर में उसे मैनेजर शशिकांत का फोन आ गया। लकी के मुंह से शशिकांत का नाम सुनते ही यास्मीन को लगा कि उसे यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन वो जैसे ही निकलने वाली थी उसकी मां ने उसे फिर से रोक लिया। इसके बाद भूमिका ने जब लकी को थप्पड़ लगाने के लिए अपना हाथ उठाया तो लकी ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरा हाथ पकड़ सके? भूमिका ने लकी की तरफ देखते हुए कहा।
लकी ने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। देखो, ये लड़का मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है। देखो, ये लड़का मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है। देखो कोई। भूमिका ने लकी के हाथ पर काटते हुए कहा। लकी ने जैसे ही अपना ध्यान चुका, उसी वक्त भूमिका ने उसका हाथ काट लिया। उसके काटने की वजह से लकी जोर से चिल्लाया और उसने अपना हाथ छुड़वा लिया। भूमिका ने लकी के हाथ पर इतना जोर से काटा था कि उसकी सीधी हथेली पर दांत के निशान बन गए और उसमें से खून बहने लगा। भूमिका अब लकी के सामने खड़ी हो गई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने लकी को अच्छा सबक सिखा दिया था। बहुत अच्छा काटा। अगर इस आदमी की जान भी ले लो ना, तो भी धरती पर से बोझ नहीं कम होगा। अभिजीत और यास्मीन की मां ने लकी की तरफ देखकर तंज कसते हुए कहा। यास्मीन पहले ही घबराते हुए लकी के पास पहुंच गई थी और वो उसका घाव देखने लगी। जितना दर्द लकी को हो रहा था, उससे ज्यादा दर्द यास्मीन को अपने दिल में महसूस हो रहा था। अरे, ये तो लगता है ये तो मैनेजर शशिकांत है। भूमिका के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो धीरे से गायब हो गई थी। उसने देखा कि शशिकांत होटल के अंदर दाखिल हो चुका था। ओह, कहाँ है? अरे बाप रे, ये तो सच में मैनेजर शशिकांत है। जब यास्मीन की मां ने देखा कि वो सच में शशिकांत था, तो वो डर और घबराहट के मारे उछल पड़ी। इधर यास्मीन के परिवार के बाकी लोग भी परेशान हो गए थे और वो समझ रहे थे कि अगर यास्मीन का झूठ पकड़ा जाता तो शायद उन सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। यास्मीन, तुम अभी भी यहीं पर खड़ी हो? अबे क्या कर रही हो यहाँ पे? निकलो ना यहाँ से। देखो, वो मैनेजर इतना साफ नजर आ रहा है। यास्मीन की मां ने यास्मीन की तरफ घबराते हुए देखते हुए कहा। नहीं, सुनो, तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। लकी ने धीरे से यास्मीन से कहा। अब अगर लकी ने यास्मीन से कुछ करने के लिए कह दिया था तो वो किसी भी हाल में अपनी मां की बात नहीं सुनने वाली थी। देख रही हो यास्मीन, ये लड़का कितना बड़ा पागल है। ये तुम्हारा मैनेजर तुम्हारी आंखों के सामने आने वाला है। तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तुम्हारा बोनस जा सकता है, तुम्हारा प्रमोशन जा सकता है, और ये आदमी कह रहा है कि तुम्हें कहीं छुपने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे आदमी को डिफेंड कर रही हो। ऐसे आदमी से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती हो यास्मीन यार? यास्मीन की मां ने यास्मीन की तरफ देखते हुए कहा। हाँ यास्मीन, अभी इसकी बात मत सुनो और चुपचाप यहां से निकलो। इतने में उसके पिता ने कहा। अब उसका कोई फायदा नहीं है, शशिकांत जी हमारी तरफ आ रहे हैं, वो देखिए। भूमिका ने बड़ी बड़ी आंखों से शशिकांत की तरफ देखते हुए कहा। अरे लकी सर। शशिकांत ने लकी की तरफ देखा और उसका अभिवादन करते हुए आगे बढ़ने लगा। जब वो सामने आया तो उसने देखा कि यास्मीन भी लकी के पास खड़ी थी। अरे यास्मीन, तुमने तो कल सिक लीव के लिए अप्लाई किया था ना, तो फिर तुम? अब शशिकांत ने यास्मीन को पकड़ लिया था, तो अब यास्मीन भी अपनी आप को बचाने के लिए कुछ नहीं सोच रही थी। उसे मालूम था कि इस वक्त वो ऐसा कोई सफाई नहीं दे सकती थी जिसकी वजह से शशिकांत उसे छोड़ दे। इसलिए उसने सिर्फ अपना सिर नीचे किया और लकी के पास जाकर खड़ी हो गई। अरे हेलो शशिकांत जी, मैं यास्मीन की माँ हूँ। मेरी यास्मीन की तो तबीयत खराब ही थी और वो घर पर ही आराम कर रही थी, लेकिन क्या हुआ ना कि मैं ही उसे खींचकर अपने साथ ले आई। बात यह है कि मुझे कपड़े लेने थे और अकेले कपड़े लेना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं जबरदस्ती यास्मीन को अपने साथ ले आई। इसमें यास्मीन सच में कोई गलती नहीं है इसकी। इसका तो अभी भी पेट खराब है। यास्मीन की मां ने यास्मीन के बचाव में उतरते हुए कहा। हाँ, यास्मीन की तबीयत बहुत खराब थी। ना सिर्फ उसका पेट खराब था, बल्कि उसे रात को उल्टी भी हो गई और बुखार भी आ गया था। हाँ, फिर आज सुबह ही हम अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए थे। भूमिका ने भी बीच में कूदते हुए कहा। सब लोग एक ही झटके में यास्मीन को बचाने लगे थे। ओह अच्छा यार, आप लोग तो बड़े कमाल के हो यार। यास्मीन की तबीयत खराब है और आप लोग पूरे परिवार के साथ पहले उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, फिर शॉपिंग लेके जा रहे हो। अच्छा, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोग यास्मीन को कौन से हॉस्पिटल लेकर गए थे? शशिकांत ने पूछा। वो यास्मीन ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा और वो चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का जवाब क्या दे। वो सब लोग एक दूसरे से आंखें मिला रहे थे। उसके बाद भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें, और इसी वजह से चारों ने एक ही वक्त पर मुंह खोल दिया। दिल्ली हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल, गोयल हेल्थ केयर, निर्मा हॉस्पिटल। जैसे ही चारों ने अपनी बात खत्म की, उसके बाद उन चारों के मुंह सिले के सिले रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग एक साथ क्यों बोल रहे थे। क्या बात है, जरा सा पेट क्या खराब हुआ, आप अपनी बेटी को लेकर 4 हॉस्पिटल चले गए।
मैंने इतना ध्यान रखने वाला परिवार तो यार आज तक देखा ही नहीं है, क्या बात है। शशिकांत ने उनके ऊपर तंज कसते हुए कहा। शशिकांत जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। यास्मीन की मां ने फिर से बीच में कूदते हुए कहा। वो फिर से पूरे सिचुएशन को ठीक कर देना चाहती थी। जो भी कंफ्यूजन हो रहा था वो उस कंफ्यूजन को ठीक कर देना चाहती थी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कहना चाह रही हैं ना, मुझे वो अच्छे से मालूम है। शशिकांत जी ने यास्मीन की मां की कोई भी बात सुनने से मना कर दिया। ये सुनते ही यास्मीन की मां और बाकी के लोगों का दिल बैठ गया। अब वो समझ चुके थे कि उनकी बेटी को ना तो 1 लाख रुपए का इनाम मिलने वाला था और ना ही उसे प्रमोट करके वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाने वाला था। शशिकांत जी, लकी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। हाँ लकी सर, बताइए। शशिकांत तुरंत शांत हो गया और उसने बड़े प्यार से लकी की तरफ देखते हुए कहा, आज मेरा मूड बहुत खराब है, इसलिए मैंने यास्मीन को बुलाया था कि वो मुझे अपने साथ दिल्ली घुमा कर ले आए। अब मुझे मालूम नहीं था कि इससे तुम्हारे बैंक के नियम टूटते हैं या नहीं टूटते हैं, लेकिन अगर टूटते हैं तो भाई मुझे माफ कर देना। लकी ने मैनेजर की तरफ शांत आंखों से देखा। ओह, तो ऐसी बात है। जैसे ही शशिकांत ने लकी की बात सुनी तो वह हैरान रह गया। उसे इस बात का मतलब समझना चाहिए था कि जो लकी उससे कह रहा था। लकी की बात सुनकर शशिकांत हैरान रह गया था। वैसे भी यास्मीन इतनी देर से लकी के बिल्कुल करीब खड़ी थी। अगर वो थोड़ा सा भी अंदाजा लगा पाता तो उसे आराम से समझ में आ जाता कि दोनों के बीच में क्या चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने उस पर ध्यान नहीं दिया था। आखिर वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता था। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं सर, ये तो छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है। यास्मीन जी, क्या आप थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हैं? मुझे लगता है ना कि आपको आज आराम से छुट्टी मनानी चाहिए। काम वाम तो होते रहता है, आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप आगे फ्यूचर में भी ऐसे ही दिल लगाकर काम करेंगी और साथ ही इस मोन्यूमेंट को बचा कर रखेंगी। ये आज से आपका हुआ। शशिकांत की बात ऐसी नहीं थी कि यास्मीन को समझ नहीं आई थी, और वहां पर कोई भी खड़ा आदमी नहीं था जिसे यास्मीन की बात समझ नहीं आई थी। यास्मीन के परिवार के लोग, भूमिका और अभिजीत, सब लोग उल्लुओं की तरह पहले शशिकांत और फिर लकी का मुंह ताक रहे थे। ये चल क्या रहा था उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लकी जैसे फटीचर ने अपने मुंह से 2 बात क्या कह दी, उसकी 2 लाइन की बात से ही शशिकांत मान गया। शशिकांत ऐसे फटीचर की बात आखिर सुन क्यों रहा था? वो तो वैसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक गरीब सा स्टूडेंट था, तो फिर ये मैनेजर उसकी बात कैसे सुन सकता था? लकी सर, प्लीज बैठ जाइए। मैं आपको उन दोनों बिल्डिंग्स की ना डिटेल्स दे देता हूँ जिसके बारे में मैं फोन पर आपसे बात कर रहा था। सर, ये हमारे राजेंद्र नगर के बिल्कुल पास में है। आप ये मान लीजिए कि ये उसके चौराहे पर ही है और मेरे हिसाब से ये हमें लगभग 22 करोड़ के आसपास की बैठ जाएगी। जैसे ही शशिकांत के मुंह से यास्मीन के परिवार वालों ने 22 करोड़ का नाम सुना तो उनका तो माथा ही चकरा गया। सब लोगों के होश उड़ गए। अगर लकी खुद अपने मुंह से कहता कि वो 22 करोड़ की बिल्डिंग खरीदने वाला था तो ये लोग उसके ऊपर इतना हंसते कि उनका पेट दुख जाता, लेकिन यहाँ तो खुद शशिकांत ये बात कह रहा था और न्यू सिटी बैंक का मैनेजर होने के नाते वो लकी के सामने तो नाटक करने की सोच भी नहीं सकता था। इसका मतलब साफ था कि वो लकी को सच में 22 करोड़ की एक बिल्डिंग दिखा रहा था। तो इसका मतलब था कि लकी, यास्मीन की मां और बाकी लोगों की हालत ये सोचते ही खराब हो गई। लकी एक अमीर आदमी था। जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उनके माथे पर से ठंडा सा पसीना बहना शुरू हो गया। उन्हें समझ में आ गया था कि लकी के पास कम से कम 22 करोड़ रुपए तो थे ही। देखिए, मुझे इस बारे में ना ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं, ये आपको ही मालूम है। लकी ने थोड़ा बहुत पन्नों को पलट कर देखते हुए कहा। वो देख पा रहा था कि पेपर में लिखे हुए बहुत सारे शब्दों में से तो उसे मतलब भी नहीं समझ आ रहा था, इसलिए एक टाइम के बाद उसने पेपर की तरफ देखना ही बंद कर दिया। अब आप जो बता रहे हैं कि ये अपार्टमेंट दिल्ली के राजेंद्र नगर में है, तो चलो हम अपनी आंखों से ही देख लेते हैं, सही रहेगा। लकी ने शशिकांत को सुझाव देते हुए कहा। सर, इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता, चलिए। शशिकांत ने लकी से हाथ मिलाते हुए कहा। लकी भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने यास्मीन की तरफ देखते हुए कहा, यास्मीन, अभी मुझे थोड़ा काम से जाना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा तुम्हें फोन कर दूंगा। लकी ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि वो सच में यास्मीन को अभिजीत के चंगुल से आजाद करवाना चाहता था। अब जब उसने अपनी पहचान सब लोगों के सामने बता ही दी थी तो उसे लग रहा था कि अभिजीत अब यास्मीन की तरफ देखने वाला नहीं था। जी लकी सर।
यास्मीन उसकी बात सुनकर फिर से उसकी फैन हो गई थी। चलो चलते हैं, लकी ने शशिकांत से कहा और दोनों लोग होटल से बाहर निकल आए। यास्मीन, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि ये इतना अमीर आदमी है? यास्मीन की माँ के तो तोते उड़ गए थे। वो लकी को जाते हुए ऐसे देख रही थी जैसे कोई राजकुमार वहां से जा रहा हो। भूमिका ने तो बात करने में भी इतनी देर नहीं लगाई थी और वो चुपचाप लकी के पीछे पीछे आते हुए होटल के बाहर निकल आई। इन सब लोगों में से जिसे सबसे बड़ा झटका लगा था वो और कोई नहीं बल्कि खुद भूमिका ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी चीयर लीडिंग टीम की आया लकी अचानक से 22 करोड़ का मालिक कैसे हो सकता था। उसे लग रहा था कि या तो लकी कोई भगवान था या फिर खुद कोई सपना देख रहे थे वो लोग। पर जो भी हो, अब भूमिका को भी लकी पसंद आने लगा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या भूमिका भी लकी के पीछे पड़ जाती? लकी उससे कैसे अपना पीछा छुड़वाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए समलिन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब शशिकांत उस होटल में आया तो उसे देखकर यास्मीन की सांसें फूल गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने आप को कहीं छुपा पाती तब तक काफी देर हो चुकी थी। शशिकांत ने आते ही यास्मीन को देखा और उसका झूठ पकड़ लिया। उसकी माँ, भूमिका, अभिजीत और बाकी सब लोगों ने शशिकांत को समझाने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन जब आखिर में लकी ने कहा कि यास्मीन उसके साथ थी तो शशिकांत बिल्कुल शांत हो गया था। लकी फिर उसी के साथ नए अपार्टमेंट देखने के लिए रवाना हो गया। भूमिका को जैसे ही पता चला कि लकी के पास 22 करोड़ रुपए थे तो वो खुद लपलपाती हुई जीप के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगी। जब भूमिका निकली तो उसके पीछे पीछे यास्मीन के पिता और मम्मी भी लकी के पीछे निकल गए। लकी शशिकांत से बातें करते हुए वहां बाहर निकल आया था। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि लकी की गाड़ी को लोगों ने घेर रखा था। लोग उसकी गाड़ी के आसपास जमा होकर उसके हर एक कोने के आसपास खड़े होकर अलग अलग एंगल से फोटो ले रहे थे। किसी ने गाड़ी को देखने के लिए अपने रिश्तेदारों को वीडियो कॉल कर दिया था और कोई तो उसके साथ रील बनाना शुरू कर चुका था। मम्मी देखो, आपका बेटा जिस गाड़ी के सामने खड़ा है ना, उसे फरारी कहते हैं, फरारी। हाँ, वही जो सचिन के पास है, लेकिन ये ना उससे भी महंगी है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको करवाता हूँ फरारी की सवारी, लेकिन बाहर से, क्योंकि गाइस मेरे पास इसकी चाबी नहीं है। सो सैड। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा ना तो एक दिन आपका भाई आपको फरारी के अंदर की सवारी करवा देगा। तो गाइस शुरू करते हैं। सब लोग अपनी अपनी तरह से लकी की गाड़ी का बखान करने में जुटे हुए थे और सब लोगों को उस गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने चलता फिरता ताजमहल देख लिया था। लकी ने जब अपनी गाड़ी का इस तरह से तमाशा बनते हुए देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गई और वो सीधा अपनी गाड़ी के पास चला गया। वो भीड़ को चीरते हुए गाड़ी के पास आगे बढ़ता चला गया। सब लोग जो भीड़ में खड़े थे वो लकी को पास आने का मौका नहीं दे रहे थे। लकी जैसे फटीचर को उस गाड़ी के पास जाने का मौका वैसे भी कौन देने वाला था। बड़ी मुश्किल से लकी अपने गाड़ी के पास जैसे तैसे ही सही, लेकिन पहुंच गया। अरे भाई लोग, थोड़ा पीछे हो जाओ यार, मैं गाड़ी निकाल रहा हूं, लकी ने जोर से लोगों से कहा। सब लोग उसकी गाड़ी से ऐसे चिपक कर खड़े थे जैसे तो वो उनकी गाड़ी थी। वह इतना शोर हो रहा था कि लकी के पास अपनी आवाज ऊंची करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ तो जाना, कौन रोक रहा है तुझे? हमारे कान में चिल्लाता क्यों है? कहाँ जाना है? जा जा जाना है जा, एक लड़की ने कहा। उसे लकी का इस तरह से चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उसे वो घूर रही थी। अरे मैडम, जब तक आप गाड़ी से दूर नहीं हटोगे तब तक मैं कैसे जा पाऊंगा यार, लकी ने उस लड़की को देखते हुए कहा। जैसे ही उसने इतनी सी बात कही वैसे ही सब लोगों का ध्यान लकी के ऊपर चला गया और वो सब लोग उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये फरारी तुम्हारी है? अरे यार, उस लड़की ने जो रील बना रही थी उसने लकी की तरफ देखते हुए कहा। उसे लकी की ये बात सुनकर बड़ी हंसी आ रही थी। वो सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी थी, उसने तुरंत कैमरा लकी के ऊपर ताना और अपने व्यूअर्स से बोलने लगी, देखिए सब लोग, इस आदमी को देखिए, अभी जो फरारी मैं आप सभी को दिखा रही थी ना, ये लड़का कह रहा है कि वो फरारी इसकी है। आपको नहीं लगता कि इन्हें या तो एक्टर होना चाहिए या फिर कोई कॉमेडियन? लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से भाई? इतना कितना फेमस होने की भूख है इन्हें? अगर ये इसकी फरारी है ना
तो मैं भी अमेरिका का राष्ट्रपति हूं। सीरियसली यार, लोगों को ये क्या हो गया है? आई मीन, पहले तो इनके कपड़े देखो, साइकिल खरीदने की तो हैसियत नहीं लगती, और बोल रहा है कि फरारी इसकी है। सब लोगों ने लकी को देखते ही उसे ताना मारना शुरू कर दिया था। लकी को ऐसे तानों की आदत सी हो गई थी, इसलिए उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ अपना सिर हिलाकर रह गया। वो चाहता तो इन लोगों को एक बार में चींटियों की तरह मसल सकता था, लेकिन फिर उसे लगा कि इस चीज का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये लोग सिर्फ कपड़े देखते थे, उसका दिल नहीं। सोना चालू हो जाओ, सोना चालू हो जाओ, लकी ने सब लोगों के बीच में ही फरारी की तरफ देखते हुए कहा। कल लकी ने अपनी फरारी का नाम सोना रखा था, साथ ही उसे अपनी आवाज में रिकॉर्ड भी कर लिया था। जैसे ही वो उसे आवाज लगाता सोना, तो उसकी गाड़ी तुरंत चालू हो जाती। ये लड़का क्या पागल वागल है क्या? अरे ये सोना मोना किसको बोल रहा है भाई? जब तक हर कोई शिकायत किए जा रहा था, तब तक लकी की फरारी थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे की तरफ हिलना शुरू हो गई थी। वो लड़की जो उसके पास टिक कर रील बना रही थी, फरारी के आगे बढ़ने से वो गिरते गिरते बची, और उसके बाद गाड़ी का पिछला हिस्सा सीधा उसके पिछले हिस्से पर जा लगा था, और अब की बार तो वो नीचे ही गिर गई थी। चलो अब अपनी जगह पर घूम जाओ, लकी ने फिर से कहा। जैसे ही उसका इतना भर कहना हुआ, इतने में फरारी का इंजन चालू हो गया और वो अपनी जगह पर गोल गोल घूमना शुरू हो चुकी थी। बाकी के लोग जो वहां खड़े थे, वो ये दृश्य देखकर डर गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता था और किसी भी इंसान के ऊपर चढ़ सकती थी, इसलिए वो गाड़ी को बीच में ही छोड़कर उनसे दूर भागने लगे। लेकिन लकी वहीं पर जमा था, उसे अपनी फरारी के ऊपर पूरा भरोसा था। अगर उसकी गाड़ी के कंट्रोल में किसी भी तरह की दिक्कत होती तो शायद लकी उनकी पूरी कंपनी बंद करवा देता। रुक जाओ। जैसे ही लकी ने इतना भर कहा, उसकी गाड़ी रुक गई। लकी ने अपनी चाबी पर लगे बटन को दबाया और फिर फरारी के दरवाजे किसी पंख की तरह खुलने लगे। हर कोई उसे देख रहा था। उसे देखकर उनका दिमाग खराब हो रहा था। लकी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इधर जैसे ही अभिजीत ने उसे इस तरह से देखा तो उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया था और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने अपनी आंख के सामने से फरारी को गायब होते हुए देखा और उसके बाद उसे ऐसा लगा जैसे इस दुनिया में उससे बड़ा पागल और कोई नहीं। जहां तक यास्मीन की मम्मी और उसके पापा की बात थी, तो उन दोनों के मुंह भी खुले हुए थे और उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। वो इतने ज्यादा उत्साहित हो चुके थे कि उनका पूरा बदन किसी पत्ते की तरह कांपना शुरू हो चुका था। उन दोनों ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे तो वो किसी बवंडर में हो और किसी भी वक्त उड़ सकते हो। इधर लकी और शशिकांत उस गाड़ी में बैठकर उस अपार्टमेंट को देखने के लिए राजेंद्र नगर आ चुके थे। इस वक्त राजेंद्र नगर में बहुत सारी ऐसी जमीनें थीं और बिल्डिंग्स थी जिसे लोग किराए पर देने या बेचने के लिए तैयार थे। ये एरिया दिल्ली के सबसे बड़े एरियाज में से एक था। जब लकी और शशिकांत डोल रहे थे तो शशिकांत ने उसे बताया, सर यहाँ पे जो लोकेशन है ना, काफी अच्छी है। यहाँ से सीधा राधा रानी मंदिर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा यहाँ से हर तरह की फैसिलिटी है और कनेक्टिविटी तो मत पूछिए सर, बहुत शानदार। बात तो आप सही कह रहे हैं शशिकांत जी। लकी जब रास्ते में आ रहा था तो उसने देखा कि यहाँ पर काफी सारे लोग थे और यहाँ का बाजार भी काफी बड़ा था। लकी ने खुद दिल्ली की बड़ी और बहुत ही महंगी जगह पर यह अपार्टमेंट लिया था और उसे मालूम था कि यहाँ से अच्छा पैसा बनाया जा सकता था। शशिकांत जी, ये जगह सब इतनी अच्छी है तो यहाँ का मालिक इसे बेच क्यों रहा है, और वो भी इतने कम पैसों में? लकी ने पूछा। अरे सर, बात ऐसी है ना कि उसकी जो बड़ौदा में एक फैक्ट्री थी, उसने नई नई लगाई थी, लेकिन काम इतना चल नहीं पाया और उसे हो गया नुकसान बहुत ज्यादा। फिर उसकी भरपाई करने के लिए उसे जल्द से जल्द पैसों की जरूरत थी और इसलिए वो अपनी ये जमीन बेचना चाहता है। अभी ये खबर मार्केट में आउट नहीं हुई है, इसका अंदाजा मेरे जैसे 2-4 लोगों को है बस, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ, आपके लिए अच्छी होगी। वैसे पार्टी तो 30 करोड़ का डिमांड कर रही थी, लेकिन मैंने उन्हें कैश 22 करोड़ में ही देकर हाँ करवा लिया है। शशिकांत ने लकी को सारी बात समझाते हुए कहा। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर हम लोग इसे खरीद लेते हैं। लकी ने उन दोनों अपार्टमेंट्स को देख लिया था और वो अंदर से काफी खुश भी था, इसलिए उसने शशिकांत को उसे खरीदने के लिए बोल दिया। तो सर, आपने सोच लिया ना, इसे लेना ही है? शशिकांत ने डरते हुए कहा। लकी ने
अभी बिल्डिंग को सिर्फ बाहर से देखा था, वो अंदर गया भी नहीं था, और उसके बाद भी उसने उसे खरीदने का फैसला कर लिया। 22 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती कि उसे देने से पहले एक बार के लिए सोचा ना चाहे। दिल्ली का बड़े से बड़ा व्यापारी भी एक बार के लिए इतना बड़ा पैसा देने से पहले सोचता था, लेकिन लकी, जिसकी उम्र कोई खास भी नहीं थी, उसने बिल्डिंग को बाहर से देखते ही हाँ कर दी। शशिकांत ने आज तक ऐसा कोई कस्टमर अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? लकी ने पूछा। नहीं 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 सर, दिक्कत क्या क्या होगी, कुछ नहीं है, मतलब लेना है तो ले सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए ये डील फाइनल करवा देता हूँ। मैं बीच में रहूंगा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शशिकांत ने डर और उत्साह के साथ कहा। ठीक है, बाकी आपको अगर किसी और चीज की जरूरत लगे तो आप वसीम जी को फोन कर लेना, सब देख लेंगे वो। अभी हम लोग निकल सकते हैं। लकी ने उस बिल्डिंग के आसपास एक आध चक्कर लगाया और फिर गाड़ी में आकर बैठ गया। उसके बाद उसने शशिकांत को बैंक में उतारा और वापस वसीम के होटल पर चला गया। वहां जाते ही उसने वसीम से राधिका के बारे में पूछा, लेकिन वसीम के पास उसके लिए अभी भी वही जवाब था जो पहले था। राधिका का अभी तक कोई अता पता नहीं था। लकी को लग रहा था कि 2-4 दिन में उसका पता चल जाएगा, इसलिए वो अपना मन बहलाने के लिए वहां से चला गया था। लेकिन जब अभी भी उसकी कोई खबर नहीं मिली तो फिर से और ज्यादा वो परेशान हो गया था। लकी की उदासी ने उसे और अंदर तक घेर लिया था, लेकिन वो उस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। वो राधिका के बारे में ही सोच रहा था, उसके साथ क्या हो रहा था, वो कहाँ थी, यही सब वो सोचकर घबराए जा रहा था। तभी अचानक से उसका फोन बजा। ये डिम्पल का फोन था, लेकिन लकी डिम्पल को अपने दिल से ना सिर्फ बाहर निकाल चुका था, बल्कि वो तो उसे भूल भी चुका था। भले ही वो उसे फटकारने के लिए फोन कर रही थी या पुचकारने के लिए, लकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। डिम्पल ने उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 बार फोन किया, लेकिन लकी ने गुस्से में उसका एक बार भी फोन नहीं उठाया। फिर जब और एक बार उसका फोन बजा तो लकी को गुस्सा आ गया और उसने उसका फोन बीच में ही काट दिया। उसके बाद डिम्पल ने उसे दोबारा फोन नहीं किया। लकी अपने बिस्तर पर आकर लेट गया था। लकी की आंखों के सामने राधिका का चेहरा आ रहा था। वो राधिका का नाम अपने मुंह से बुदबुदा रहा था। जैसे ही उसने राधिका के गालों को छूने के लिए अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए, तभी राधिका उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। लकी की आंखों के सामने अंधेरा फिर छा गया था। वो अपने ही आप को गले लगाकर बिस्तर पर लेट गया। भले ही तापमान कम नहीं था, पर फिर भी लकी को ठंड लग रही थी। उसकी हालत उस कुत्ते जैसे हो गई थी जो बारिश में भूखा मर रहा था। वो बुरी तरह से कांप रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? राधिका का ये वनवास कब तक खत्म होने वाला था? क्या लकी राधिका से अपनी जिंदगी में दोबारा कभी मिल पाएगा, या फिर राधिका उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी अपनी फरारी में बैठकर राजेंद्र नगर के लिए रवाना हो चुका था। जैसे ही लोगों ने देखा कि लकी ये दावा कर रहा है कि ये फरारी उसकी है, तो पहले तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए, लेकिन जैसे ही उसकी फरारी ने उसके इशारों पर नाचना शुरू किया तो सब लोग उसे देखकर दंग रह गए और पीछे हट गए। इधर लकी ने अपनी गाड़ी ले ली और निकल गया। अपार्टमेंट खरीदने के बाद लकी फिर से वसीम के पास आ गया था। राधिका की अभी तक कोई खबर नहीं थी। लकी फिर से उदास हो गया था। अब इंतजार करना उसके लिए भारी हो रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ राधिका का चेहरा घूम रहा था। राधिका को अपने सपने में देखते देखते लकी कब सो गया उसे पता नहीं चला। अगले दिन सुबह से ही लकी का फोन बजना शुरू हो गया था। उसकी नींद उसके फोन से ही खुली। अमित उसे फोन कर रहा था और लकी ने उसका फोन उठा लिया। यार भाई एक गड़बड़ हो गई है यार, अमित ने लकी के फोन उठाते ही कहा। क्या हो गया बता, लकी ने नींद से जगते हुए पूछा। यार मैंने रोशनी से वादा किया था कि मैं आज उसे शाम को शॉपिंग लेकर जाऊंगा, लेकिन मुझे अभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मैसेज आया कि हमारी रात तक प्रैक्टिस चलने वाली है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं जा पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने उसे मना कर दिया ना तो वो मेरे ऊपर बहुत भड़क जाएगी दोस्त, इसलिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए यार। हाँ बताना भाई, क्या हेल्प चाहिए? लकी नींद से अब जाग गया था। यार तुझे रोशनी को अपने साथ मार्केट लेकर जाना पड़ेगा दोस्त। अमित ने जैसे अब सुबह सुबह लकी के सर पर बम फोड़ दिया था। लकी ने थोड़ी देर के लिए सोचा। एक बार पहले भी वो इसी के कहने पर मुंबई नहीं जा पाया था और उस बात का दुख उसे अभी तक खा रहा था, लेकिन वो अमित को मना भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने थोड़ी देर तक सोचने के बाद अमित को हाँ कर दी।
पर भाई एक और प्रॉब्लम है, अमित ने उधर से कहा। अब क्या है भाई? लकी ने पूछा। शाम को ना रोशनी कोयल को भी मार्केट जाने के लिए अपने साथ लाने की जिद कर रही है भाई, अमित ने कहा। उधर से लकी बिल्कुल चुप हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो हाँ करे या ना करे। काफी देर तक जब वो चुप रहा तो अमित उसकी दुविधा समझ चुका था और उसने कहा, देख भाई, मैं समझ सकता हूँ कि क्या बात है, लेकिन क्या है कि रात में दोनों लड़कियों का ना जाना ठीक नहीं है। तुझे भी मालूम है दिल्ली के हाल क्या है, इसलिए भाई पहले तो मैं जा रहा था पर अब नहीं जा सकता, तो मैं तुझसे हेल्प मांग रहा हूँ। भाई बता, तू जा पाएगा ना? टाइम होगा क्या तेरे पास? अगर तू नहीं जा सकता ना तो मैं किसी और से भी बात कर सकता हूँ, बता दे, अमित ने लकी से पूछा। भाई बात ऐसी है कि जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुझे भी ये बात अच्छे से मालूम है ना कि कोयल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो बस मैं थोड़ा ना। असल में तो लकी भी रोशनी की मदद करना चाहता था, लेकिन कोयल का नाम सुनते उसका खुद का मन भी थोड़ा सा अटपटा हो गया और उसका जिक्र सुनते ही लकी का मन डोलने लगा। अरे कोयल है तो क्या हो गया यार, तुझे कोयल की चिंता करने की क्यों जरूरत है? तू तो वैसे भी उनका ध्यान रखने के लिए है ना कि उनके साथ शॉपिंग पर जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोयल को भी तुझसे कोई प्रॉब्लम होगी। मेरी बात मान, वो तुझे कुछ नहीं कहने वाली, तू बस बिंदास चला जा। अभी कहाँ ये बता, अमित ने लकी से पूछा और फिर हाल चाल जानने के बाद दोनों ही इधर उधर की बातें करने लग गए। थोड़ी देर अमित से बात करने के बाद लकी ने फोन काट दिया। लकी ने काफी देर तक उसके बाद अपने मन में सोचा और फिर उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ उनका ध्यान रखने के लिए ही जा रहा था, ना तो वो उनके बीच कुछ बोलने वाला था, और अगर कोयल उससे बात करती तो वो खुद भी कोयल से ठीक से बात करने वाला था। लकी इतना भर सोचा और फिर होटल से बाहर निकल आया। वो तैयार हुआ और शाम को रोशनी के साथ जाने के लिए मार्केट की तरफ निकल गया। हेलो, हाँ मैं रास्ते में ही हूं, तुम दोनों कितनी देर में पहुंच रहे हो? लकी ने रोशनी से पूछा। हम लोग भी निकल चुके हैं, उधर ही मिलते हैं, रोशनी ने कहा और फोन काट दिया। क्या हुआ, अमित का फोन था क्या? कोयल ने रोशनी की तरफ देखते हुए कहा। अरे नहीं यार, लकी का फोन था। अमित की कुछ प्रैक्टिस आ गई थी तो उसने कहा कि लकी हमारे साथ मार्केट चलने वाला है। रात को अकेले जाने में वैसे भी थोड़ा सा रिस्क है ना, बस इसलिए, रोशनी ने कहा। लकी? अरे यार, तुमने लकी को क्यों बुलाया? इतना भी कोई रिस्क नहीं है रोशनी, हम लोग उसके बिना भी अपने हिसाब से ना मैनेज कर ही सकते थे ना। क्या यार तुम भी, कोयल ने शिकायती लहजे में कहा। वो लकी का नाम सुनते ही नाराज हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि इतनी अच्छी शाम को वो लकी का चेहरा देखकर खराब कर दे। जब वो लोग आखिरी बार वसीम के होटल पर मिले तो लकी ने ही कोयल को उसे टूटे हुए स्टैचू की प्रॉब्लम से बाहर निकाला था। रोशनी और कोयल को उस वक्त ये शक भी हुआ था कि शायद लकी अपने आप में कोई अमीर बाप की औलाद है, और उन्होंने इस बारे में पता लगाने की काफी दिनों तक कोशिश की, लकी का पीछा किया, लेकिन उन्हें वसीम और लकी के बीच कोई रिलेशन नहीं मिला। तब कोयल और रोशनी ने मान लिया कि लकी वही फटीचर था जैसा वो कॉलेज में हुआ करता था, और इससे ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि लकी के बारे में छानबीन करने में बेकार ही उनका टाइम खराब हो गया था, इसलिए लकी जैसे फटीचर को वो अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। उसे लकी से नफरत थी। रोशनी सुन, तू एक काम कर, अभी के अभी ना अमित को फोन कर और उसे बोल कि लकी को वापस भेज दे। उसे हमारे साथ ना मार्केट आने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग चल जाएंगे यार, मैनेज कर लेंगे, देख लेंगे। कोयल ने रोशनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। कोयल, तू समझने की कोशिश करना, तुझे पता है ना रात में लड़कियों के लिए दिल्ली सेफ नहीं है। अभी तेरी आंखों के सामने हर रोज अखबार में न्यूज आती है कि लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई, जबरदस्ती हुई, और कुछ तो जान से ही मार दिया जाता है यार। तुझे ये सब पढ़कर डर नहीं लगता क्या? मेरी तो हालत खराब हो जाती है यार, सही बता रही हूँ। इसलिए तो मैं अकेले मार्केट नहीं जा सकती, सॉरी, एंड दैट इज फाइनल। और इसलिए अमित ने लकी को हमारे साथ चलने के लिए बोला है, रोशनी ने कोयल को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। अरे रोशनी यार, तू क्या छोटी बच्ची है क्या? इसमें डरने जैसी कौन सी बात है? वैसे भी हम कोई जंगल नहीं जा रहे, मार्केट जा रहे हैं, और वहां पहले से ही बहुत सारे लोग हैं, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है यार। क्या तुम भी? कोयल अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। भले ही वो अपने मुंह से ये कह रही थी, लेकिन दिल ही दिल में वो खुद भी रोशनी की बात सुनकर थोड़ा सा तो डर गई थी। फिर उसने कहा, देखना, अगर लकी आया ना और अगर हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम हुई या किसी ने भी परेशान किया ना, तो सबसे पहले वही भागेगा, खुद भागेगा वो।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अभी भी लकी के ऊपर पूरा भरोसा है। तुझे याद नहीं है जब तू होटल में वो स्टैचू की वजह से फंस गई थी, तब लकी नहीं आकर ना मदद की थी, याद है या नहीं? और वैसे भी देख, अब वो आ चुका है तो उसे वापस भेजने का ना कोई पॉइंट नहीं बनता। तो बेटर यही है कि उसे हमारे साथ आने देते हैं। अगर तुझे वो नहीं पसंद है तो उससे बात मत करना, और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? रोशनी ने कोयल को और समझाते हुए कहा। वो देख पा रही थी कि कोयल के चेहरे पर उसका डर साफ नजर आ रहा था, और थोड़ी ही देर के अंदर वो रोशनी की बात मानने के लिए राजी भी हो गई थी। हाँ, वैसे तू कह तो ठीक रही है, मैं मन मन ये मान लूंगी ना कि वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सही रहेगा। कोयल ने आखिरकार रोशनी की बात पर आधे मन से हाँ कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद उन लोगों की टैक्सी उन्हें बाजार की तरफ पहुंचा चुकी थी। दिल्ली में लोग अक्सर रात को शॉपिंग करने और चिल करने के लिए आते थे। यहाँ पर ना सिर्फ दिल्ली के लोग बल्कि बाहर से आए हुए लोग भी आते थे। ये जगह अपने खाने पीने के लिए काफी फेमस थी। अलग अलग रंगों की रोशनी में वहां पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, जिनमें लिखा था स्पाइसी हॉट करी, भटूरा किंग, बारबेक्यू, कॉफी टाउन और भी ना जाने बहुत कुछ। ढेर सारे रंगों की रोशनी जगमगा रही थी और वहां पर हर दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। लोग खा भी रहे थे और साथ में एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। जैसे ही रोशनी और कोयल अपने टैक्सी से बाहर आई तो उस माहौल की वो मुरीद हो गई। उन्हें वो सब चीज देखकर काफी खुशी हो रही थी। वहां की लाइट और वहां की खुशबू से उनका मन तो काफी खुश हो गया था। रोशनी, कोयल। जैसे ही वो लोग आगे जाने को थे, उन्हें पीछे से किसी की जानी पहचानी सी आवाज आई और कुछ ही देर बाद लकी उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। लकी, तुम हमसे पहले पहुंच गए, क्या बात है? रोशनी ने लकी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। भले ही उसे इस बात की संभावना को नकार दिया था कि लकी एक अमीर आदमी था, लेकिन फिर भी उसके मन में अभी भी लकी के लिए एक अच्छी छवि बनी हुई थी और वो उसे काफी पसंद करती थी। लेकिन वो दिल का बहुत साफ था। उसे लकी अमित का दोस्त नहीं बल्कि उसका भाई लगता था और इसलिए वो लकी को काफी पसंद भी करती थी। लेकिन जब कोयल ने लकी को देखा तो उसे पहले तो लगा कि उसे देखते ही उसे घिन आने लगेगी, लेकिन जब लकी उसके आंखों के सामने आया तो उसने देखा कि लकी को देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कोयल ने फिर भी लकी को ग्रीट नहीं किया और ना ही उसने उसकी तरफ मुड़कर देखा। कोयल, ये रोशनी उन दोनों के बीच में चीजों को ठीक कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि लकी को भी मालूम था कि कोयल उससे ऐसे ही बात करने वाली थी, इसलिए उसे भी पता नहीं था कि वो लकी से क्या या कोयल में से किसे भी क्या कहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जानता था कि कोयल जब उससे मिलती तो ऐसे ही मिलने वाली थी। चलो आओ यहाँ पर थोड़ा सा बाजार घुमाते हैं। यहाँ पर ना खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं और साथ में ना बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए भी, रोशनी ने कहा और वो कोयल का हाथ पकड़कर आगे की तरफ चलने लगी। लकी उन दोनों के पीछे पीछे आ रहा था। कोयल अपने मन मन ये मानकर बैठ गई कि लकी उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता था। उसने रोशनी का हाथ पकड़ा और वो लोग एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए चले गए। जब वो लोग शॉपिंग कर रहे थे तब लकी चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था और अपना फोन चला रहा था। कोयल और रोशनी सड़क पर आराम से घूमते जा रहे थे। उन्हें छोटी छोटी दुकानों पर जमे सामानों को देखने में तो बड़ा मजा आ रहा था। वहां पर एक छोटा सा ठेला लगा था जिसके आसपास बहुत सारे लोग जमा थे। कोयल ने रोशनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ उस ठेले के पास ले गई। वहां पर उन्होंने देखा कि उस आदमी ने ठेले पर बहुत छोटे छोटे और सुंदर पेंडेंट्स टांगे हुए थे। उसमें हर तरह के कलर, शेप और साइज के पेंडेंट्स टंगे हुए थे। रोशनी और कोयल उन सबको देखकर जैसे पागल सी हो गई थी। उन्हें वो छोटी छोटी चीजें काफी अच्छी लग रही थी। उन्होंने उनमें से कुछ एक पसंद की और उसका भाव तोल करने लगे। लकी, तुम भी इधर आओ ना, रोशनी ने लकी से कहा। उसने देखा कि लकी थोड़ा सा दूर अकेले खड़ा था, इसलिए उसने लकी को अपने पास बुला लिया। लकी भी उनके पास आया, लेकिन कोयल का लकी को अपने इतना पास देखना अच्छा नहीं लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कोयल और लकी के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कोयल और लकी के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ जाने वाली थी? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिली न्यूज़ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी सब कामों से फ्री होकर राधिका की खबर लेने के लिए वसीम के पास आ गया था, लेकिन अभी तक राधिका का कोई पता नहीं चल सका। हताश लकी की जब शाम को अमित के फोन से नींद खुली तो अमित ने उससे मदद मांगते हुए कहा
कि उसे रोशनी और कोयल को एक साथ लेकर बाजार जाना था। लकी को लगा कि वो कोयल के सामने कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन फिर भी अमित के मनाने पर उसने हाँ कर दी। शाम को कोयल और रोशनी के साथ वो बाजार पहुंच भी गया था और एक ठेला गाड़ी के पास जब वो दोनों लड़कियां पेंडेंट देख रही थी तभी लकी पीछे खड़ा हुआ था। अरे लकी, तुम वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ ना। रोशनी ने उसे आगे बुलाते हुए कहा। यार तुझे उसे बुलाने की क्या जरूरत है, जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहने देना, कोयल ने उसके ऊपर चिढ़ते हुए कहा। लेकिन तब तक लकी, जो कि खुद भी बोर हो रहा था, वो रोशनी के पास पहुंच चुका था। लकी ने देखा कि वहां ठेले पर ढेर सारे पेंडेंट्स टंगे हुए थे और एक बार के लिए उसका मन किया कि वो राधिका के लिए इनमें से कुछ खरीद ले, लेकिन राधिका तो वहां पर थी ही नहीं। उधर लकी के आते ही कोयल उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। वो उसके पास नहीं रुकना चाहती थी। फिर उसने दुकान की मालकिन को वो पेंडेंट दिखाया जो उसे पसंद आया था और उसका भाव तोल करने लगी। वो एक बहुत ही बूढ़ी महिला थी जिसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं। ये बेटा 120 रुपए का है, उस औरत ने कोयल के हाथ से वो पेंडेंट लेकर पैक करते हुए कहा। फिर उसने उसे डब्बे में डाला और उसे पहनने के लिए उसमें लाल रंग का धागा मोड़कर डाल दिया। दीदी दीदी, अगर ये लाल धागा गंदा हो जाए ना तो इसे बदलवा लेना, और हाँ, ये लाल धागा एक और चीज के लिए काम आता है, उस बूढ़ी औरत ने कोयल की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, क्या? ये सुनते ही रोशनी और कोयल दोनों ही चौंक गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ी कह क्या रही थी। अपना हाथ इधर दो, मैं समझाती हूँ। उस बूढ़ी औरत ने कोयल का हाथ अपने हाथ में लिया और धागे में से छोटी सी गांठ डालकर उसे कोयल की पहली उंगली में बांध दिया। वो धागा उसकी उंगली में से किसी दूसरी उंगली की तरह नजर आ रहा था। कोयल अभी भी रोशनी की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। भैया, आप अपना हाथ देना, उस बूढ़ी औरत ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, ये लीजिए। लकी ने उस औरत की तरफ देखा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस बूढ़ी औरत ने बिना देर किए लकी के हाथ में वो धागा बांध दिया। और ये हो गया काम। अब इस धागे का मतलब ये हुआ कि आप दोनों जन्म जन्मांतर के साथी हो चुके हैं। अगर आप एक दूसरे से बहुत दूर भी हो ना, पर फिर भी अपने हाथों में ये लाल धागा पहना हुआ है, तो भी आप एक दूसरे के होने का ना आप दोनों का एहसास हो जाएगा, उस औरत ने अपनी पुरानी सी आवाज में कहा। उसका मतलब ये था कि वो औरत लकी को कोयल का बॉयफ्रेंड या पति समझ रही थी और इसलिए उसने उसके हाथ पर यह धागा बांध दिया। इसे सुनकर ना सिर्फ कोयल को शर्म आ गई बल्कि लकी भी दंग रह गया। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कोयल ने अपने आप से कहा और वो लकी की तरफ देखने लगी। लेकिन लकी के चेहरे पर अभी भी हमेशा की तरह वैसे ही शांति के भाव थे और ये देखकर तो कोयल और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लकी के सामने फजीहत हो गई और अब लकी उसके ऊपर खूब हंसने वाला था। कोयल ने उसके आगे और कुछ नहीं कहा। उसने अपनी उंगली में से वो लाल धागा खोलना शुरू कर दिया और जल्दी ही जल्दी उसे उतार दिया। वो बूढ़ी औरत बहुत ध्यान से कोयल को देख रही थी। काफी देर के लंबे स्ट्रगल के बाद में आखिरकार कोयल ने वो धागा उतार दिया था और वो लकी की तरफ देख रही थी जो कि हिलडुल भी नहीं रहा था। कोयल को उसे इस हाल में देखकर और गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत वो धागा जमीन पर पटका और वहां से निकल गई। अरे कोयल, मेरे लिए रुकना यार, रोशनी ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा और फिर कोयल के पीछे पीछे भागने लगी। इधर लकी वो लाल धागा उठाने के लिए नीचे झुक गया था और उसने अपना लाल धागा खोल भी दिया था। उसे वो धागा काफी अच्छा लग रहा था और वो सोच रहा था कि एक बार जब राधिका उससे मिल जाएगी तो ये धागा उसे लेकर एक सिरा अपनी उंगली और एक सिरा उसकी उंगली में बांधेगा। इस तरह से भले ही फिर राधिका चाहे कहीं भी हो, लेकिन लकी को उसके बारे में पता चलेगा और वो कहाँ है इस बात का उसे एहसास होता रहेगा। लकी ने वो धागा अपनी जेब में डाला और वहां से निकल गया। लकी ने दूर से देखा कि रोशनी और कोयल आगे जाते हुए नजर आ रहे थे। उन्हें देखने के बाद लकी भी उनके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन तभी उसका फोन बजा। लकी ने देखा कि यह शोरूम के मैनेजर गणेश का फोन था, लेकिन लकी को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त गणेश उसे फोन क्यों कर रहा था। लकी को उसका नाम अपने फोन की स्क्रीन पर देखकर काफी अजीब लग रहा था। उसे लगा कि उसके पीछे दुकान पर कुछ हो गया था। सर आप जल्दी से शोरूम पे आ जाइए सर। उधर से गणेश की परेशान सी आवाज आई। लकी को भी बड़ा अजीब लगा और उसने पूछा,
क्यों, क्या हो गया? सर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ हमारे शोरूम में बहुत तमाशा कर रही है सर। उसने हमारा शोरूम भी बंद करवा दिया और वो चाहती है कि हम उसे पैसे भी दे दें। वो कह रही है कि यहाँ की बॉस वो खुद है और ये भी कह रही है कि अगर हम में से किसी ने उसकी बात नहीं सुनी ना तो वो नौकरी से निकाल देगी हमें सर। गणेश ने परेशान होते हुए कहा। इधर लकी को भी पीछे से डिंपल के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं उधर, लकी ने फोन रखते हुए कहा। दोपहर में डिंपल ने लकी को 5 से 6 बार फोन किया था, लेकिन उसने उसका फोन का जवाब नहीं दिया। लकी को लग रहा था कि वो इसी बात से नाराज हो गई थी और इसलिए उसने लकी को परेशान करने के लिए तरीका निकाल दिया था। ये बात समझते ही लकी का माथा ठनक गया। वो अभी भी दूर खड़ी रोशनी और कोयल का चेहरा देख रहा था। लकी को लग रहा था कि इस वक्त वैसे भी कोयल उससे नाराज हो चुकी थी और अच्छा यही था कि वो कोयल से थोड़े टाइम के लिए दूर रहे ताकि कोयल का गुस्सा शांत हो जाए। वैसे भी ये बाजार लकी के शोरूम से ज्यादा दूरी पर नहीं था और वो आराम से 1 घंटे के अंदर जाकर वापस आ सकता था। लकी ने देखा कि आसपास ज्यादा लोग भी नहीं थे, इसलिए वहां रोशनी और कोयल को कोई खास खतरा नहीं था। जैसे ही लकी के दिमाग में ये बात आई, वो घूमा और अपने शोरूम की तरफ निकल गया। अरे रे! लकी इतनी जल्दबाजी में था कि वो गलती से एक आदमी से टकरा गया। जब उसने उस आदमी की शक्ल देखी तो पता चला कि वो एक अंधा था। रात में भी अपनी आंखों को ढकने के लिए चश्मा लगाया हुआ था। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं आपको, लकी ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा। वो देख पा रहा था कि उसकी वजह से उस आदमी की छड़ी नीचे गिर गई थी। उस आदमी ने एक हैट लगाया हुआ था और साथ में एक हरे रंग का लंबी बाजू का शर्ट पहना हुआ था। अरे कोई बात नहीं, उस आदमी ने बड़े प्यार से कहा। लकी उसकी छड़ी उठाने में उसकी मदद करने ही वाला था कि इतने में उस आदमी ने खुद नीचे झुककर छड़ी उठा लिया और आगे की तरफ जाने लगा। उसने अपनी छड़ी लकी की तरफ मोड़ रखी थी। लकी को एक बार के लिए ऐसा लगा जैसे वो आदमी अंधा होने का नाटक कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपना अंधापन दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठना चाहता था, लेकिन लकी के पास फिर भी उसके बारे में सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था और इसलिए वो दौड़ते हुए अपने शोरूम की तरफ आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर बाद लकी अपने शोरूम पर पहुंच चुका था। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसने देखा कि डिंपल पागल हो चुकी थी और वो पूरी दुकान को अपने सिर पर उठा चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी, मैं तुम्हारी बॉस हूं, अगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी ना तो सबको यहां से बाहर निकलवा दूंगी। मैं चाहती हूं कि तुम अभी के अभी मेरे पैसे भरो, दराज से निकालो, जितना उसमें है ना पैसा सारा मेरा है, इसलिए चुपचाप पैसे मेरे हवाले कर दो। और भी ना जाने क्या क्या वो बोले जा रही थी और लकी चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। अचानक से डिंपल ने देखा कि सब लोगों की नजर दरवाजे की तरफ मुड़ गई। जैसे ही सब लोगों ने उधर की तरफ देखना शुरू किया तो खुद डिंपल भी उस तरफ मुड़ गई। फिर जब उसने देखा कि लकी उसके सामने है तो उसने बात करना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर शिकायत चमकना शुरू हो गई थी। आखिर तुम मुझसे मिलने आ ही गए लकी, डिंपल ने कहा। कल जब शिवम ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था तो डिंपल वहां से गई नहीं थी, बल्कि वो एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गई थी। उसकी वैसे भी एक बड़े घर के अंदर शादी होने वाली थी, लेकिन लकी और उसके बीच में पहले जो रिश्ता था उसकी वजह से शिवम के परिवार ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। ना सिर्फ शिवम के परिवार ने बल्कि खुद शिवम ने भी उसे बाहर निकाल दिया था और इस वजह से डिंपल को गुस्सा आ रहा था। अब जब ये सब हुआ लकी की वजह से था तो इसकी कीमत भी वो लकी से ही वसूलने की फिराक में नजर आ रही थी। वो एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गई ताकि वो देख सके कि अगर लकी के साथ क्या होने वाला था। लेकिन आगे लकी के साथ नहीं बल्कि शिवम के परिवार के साथ जो हुआ उसे देखकर तो डिंपल के होश उड़ गए। ना सिर्फ लकी उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया था बल्कि उसके पास फरारी भी थी और उस फरारी की वजह से उसने सबके होश उड़ा दिए। डिंपल ने देखा कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी महंगी गाड़ी नहीं देखी थी। उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया था, लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह ढक लिया ताकि उसकी आवाज किसी दूसरे को सुनाई न दे। फिर जब लकी ने हितेश की फरारी की बैंड बजा दी थी तब तो डिंपल को समझ आ गया था कि लकी कोई फटीचर नहीं बल्कि एक बड़ा अमीर आदमी था। भले ही उसके पास पैसे कहीं से भी आ रहे हो, लेकिन इस बात में डिंपल को कोई शक नहीं था कि लकी अपने आप में एक अमीर आदमी था और ना ही हिमांशी का परिवार उसके सामने कुछ था और ना ही हितेश के। वो लोग सब उसके सामने छोटे बच्चे थे। डिंपल पेड़ के पीछे से निकलकर उस झील के पास चली गई थी। उसकी आंखों के सामने से वो दृश्य जाने का नाम नहीं ले रहा था जिसमें वो लकी को फरारी की सवारी करते हुए देख रही थी। आखिरकार वो लकी की वो गर्लफ्रेंड थी
जिसकी लकी सबसे ज्यादा चिंता किया करता था। अब भले ही उसने लकी के साथ पहले जो कुछ किया हो, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो लकी के सामने जाकर उससे प्यार से माफी मांग लेगी तो भी लकी उसे खुशी खुशी माफ कर देगा। मैंने तुम्हें 5 बार फोन लगाने की कोशिश की, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे लकी? डिंपल ने लकी के सामने आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे ये सवाल किया। तुम्हें क्या कहना है कहो, और जल्दी से निकलो यहां से। लकी ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। वो देख पा रहा था कि डिंपल एक पागल लड़की थी और उसे अब कुछ लेना देना रह नहीं गया था। लकी देखो, मैं जानती हूं कि मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो गलत किया। जब मैंने तुम्हें छोड़ दिया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही ऐसे इंसान हो जो कि मुझसे बहुत प्यार करते हो और बदले में मुझसे कुछ नहीं मांगते। कि हम लोग फिर से एक दूसरे के साथ आ सकते हैं लकी? कि हम लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं? डिंपल ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या जवाब देने वाला था लकी उसकी इस बात का? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टमलिंदर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी कोयल और रोशनी के साथ बाजार में आ गया था और वो लोग एक पेंडेंट के ठेले के बाहर रुक गए थे। वहां से कोयल ने अपने लिए एक पेंडेंट पसंद भी कर लिया था और उसके साथ वहां बैठी बूढ़ी औरत ने एक लाल रंग का उसे धागा दिया था। उस बूढ़ी ने थोड़ी देर बाद वो धागा लकी और उसकी उंगलियों में बांध दिया। कोयल को यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो धागा तोड़कर वहां से निकल गई। इधर लकी भी गणेश का फोन आने के बाद अपनी दुकान में आ गया था। वो देख रहा था कि डिंपल उसकी दुकान में हंगामा कर रही थी, लेकिन लकी को देखते हुए ना वो सिर्फ शांत हो गई थी बल्कि वो फिर से उसके साथ एक नई शुरुआत करने की बात कर रही थी। वैसे भी वो आज जो कह रही थी वो कुछ गलत नहीं था। राहुल और शिवम ने उसके साथ जो कुछ किया था उसके बाद उसे सच में इस बात का एहसास हो गया कि लकी उसके लिए कितना अच्छा इंसान था और अब तो लकी अमीर भी था, इसलिए उसके साथ बुढ़ापे तक उसका साथ निभाने के लिए वो तैयार थी। डिंपल बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से लकी की तरफ देख रही थी, लेकिन लकी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। अब समझी तुम? अब लकी के दिल में डिंपल के लिए किसी तरह की जगह नहीं बची थी। ना तो उसे डिंपल से कोई मतलब था और ना ही वो उससे कोई बात करना चाह रहा था, लेकिन वो डिंपल के कहे हुए शब्दों के पीछे उसके मतलब को नहीं समझ पा रहा था। उसने गणेश की तरफ देखा और बोला, इसको 10,000 रुपए दे दो। नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए लकी, सच में मेरा यकीन करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अगर तुम मुझे जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहोगे तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी लकी। डिंपल ने काफी उछलते हुए कहा। वो सच में लकी की याद में पागल हुई जा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि अगर लकी उसे वापस मिल जाता तो शायद उसकी जिंदगी का खजाना उसे मिल जाता। डिंपल देखो, पागलपन करने की ना कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो तुम यहां से जा सकती हो। मेरे स्टोर का ना बिजनेस मत खराब करो प्लीज। लकी ने डिंपल के हाथ में 10,000 रुपए पकड़ाते हुए कहा। नहीं लकी, मुझे सच में कोई पैसे नहीं चाहिए यार। डिंपल ने लकी के पैसों को एक कोने में रख दिया। फिर उसने लकी का हाथ पकड़ा और उसके हाथ को अपने गाल पर लगाते हुए बोली, लकी, क्या तुम सच में भूल गए कि मैं और कोई नहीं बल्कि डिंपल और तुम्हारी डिंपल, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो वक्त बिताया था, क्या तुम उसे इतनी जल्दी भूल गए लकी? तुम ही तो कहते थे ना कि हम दोनों एक दूसरे के साथ 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया बिताते हुए, और मैंने तुम्हें अपने गाल तक छूने नहीं दिए थे। लो, अब तुम मेरे गाल पर अपने हाथ रख सकते हो, तो अब तुम मुझे माफ कर सकते हो ना लकी? चलो ना लकी, हम लोग फिर से एक शुरुआत करते हैं। मैं कसम से कह रही हूँ, इस बार हम लोग बहुत खुश रहने वाले हैं। हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लकी, सच में, ट्रस्ट मी। डिंपल ने उसे समझाते हुए कहा। डिंपल ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि लकी चाह कर भी उसे अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे दर्द हो रहा है? और कितना परेशान करोगी डिंपल तुम मुझे? लकी ने पूरा जोर लगाकर उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा। इससे डिंपल को एक जोरदार धक्का लगा और वो नीचे जमीन पर गिर गई। ये तुम क्या कर रहे हो लकी? और आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? उस वक्त हम दोनों एक दूसरे के साथ में थे तो लोग तुम्हें मेरे साथ देखकर कितना जलते थे। इस बात का शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुमने भी तो यही कहा था ना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अगर मैं जिंदगी में कोई बड़ी गलती कर भी देती हूँ या तुम्हें हर्ट करती हूँ
तो भी तुम मेरे ऊपर कोई दोष नहीं डालोगे और ना ही मेरे साथ कुछ बुरा बर्ताव करोगे। फिर अब तुम ये सब बातें कहाँ चली गई लकी, कहाँ चली गई तुम्हारी ये सब बातें? डिम्पल लकी को मनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। ठीक है, अब जब तुम्हें जानना ही है कि वो सब बातें कहाँ चली गई तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो सब बातें कहाँ चली गई। जब मैंने तुमसे प्यार करना शुरू भी नहीं किया था ना, उससे पहले मुझे नहीं मालूम था कि प्यार होता क्या है। इसलिए हम जब एक दूसरे के साथ में थे तो मेरे पास जो कुछ भी था सब मैंने तुम्हें दे दिया था। तो मुझे लगता था कि मेरी दुनिया सिर्फ तुमसे ही शुरू होती है और तुमसे ही खत्म हो जाएगी डिम्पल। मैंने तो कभी नींद में भी ये नहीं सोचा कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो प्यार था या नहीं। मेरे दिमाग में ये सब बात कभी आई ही नहीं। फिर जब मैं तुमसे दूर हुआ ना तो मैं राधिका से मिला और फिर मैं और राधिका एक दूसरे के साथ आए और तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ रहने में और राधिका के साथ रहने में जमीन आसमान का अंतर था। जब मैं उसके साथ था ना तो वो मेरे बारे में सोचती थी, मैं उसका ध्यान रखता था तो वो भी मेरा ध्यान रखती थी। जब वो यहाँ मेरे साथ नहीं होती ना तो मुझे लगता कि मेरे दिल का कोई हिस्सा शायद खाली हो गया था और मुझे उसका होना कभी वजन जैसा लगा ही नहीं, उल्टा मुझे उसके साथ ना खुशी होती थी। अब मुझे समझ आने लगा कि आखिर असली प्यार होता क्या है। मुझे ये भी समझ आने लगा कि जब मैं तुम्हारे साथ था ना तब मैं क्या कर रहा था, वो प्यार नहीं था डिम्पल। लेकिन कोई बात नहीं, उस वक्त मैं गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे। वो तो जब मेरे पास पैसे आ गए तब मुझे समझ आया कि लोग गरीबों को कैसे देखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं डिम्पल, मुझे तुमसे उस चीज को लेकर कोई शिकायत नहीं है। हम सब बड़े होते जा रहे हैं और बड़े होते होते आदमी बड़ी बड़ी गलतियां भी करता ही रहता है। डिम्पल ने जब लकी के मुंह से इतना सुना तो वो सन्न रह गई थी। लकी के शब्दों को सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी के अभी फांसी लगनी चाहिए थी। उसकी शब्दों ने डिम्पल की सच में जान निकाल दी थी। भले ही वो चाहे लकी के पैरों में क्यों न गिर जाए, लेकिन उसे वापस अपनाने वाला नहीं था वो। अगर मैं तुमसे उस वक्त अलग नहीं होती और उस वक्त तुम्हारी जिंदगी में राधिका या फिर हिमांशी आई होती तब भी क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ देते लकी? डिम्पल ने बहुत धीमी आवाज में अपनी जगह पर खड़े रहते हुए लकी से पूछा। वो अपनी जगह से हिल नहीं रही थी और वो बस इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी। इधर जब लकी ने डिम्पल की ऐसी हालत देखी तो उसे फिर से उसके ऊपर दया आ गई। वो जानता था कि इस वक्त अगर डिम्पल ने उससे ब्रेकअप नहीं किया होता और भले ही वो चाहे राधिका से मिलता या फिर हिमांशी से मिलता, फिर भी वो किसी और लड़की से अट्रैक्ट नहीं होने वाला था। जब तक डिम्पल उसके पास होती वो डिम्पल को छोड़कर नहीं चाहता। वो जानता था कि डिम्पल के साथ रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन फिर भी वो उस गलती को करने के लिए तैयार था। इस दुनिया में काश जैसा कुछ नहीं होता और लकी को इस बात का सबसे बड़ा दुख हो रहा था। अगर वो इस बात को डिम्पल को बता देता तो डिम्पल का दिल और शायद बुरी स्थिति में चला जाता। हाँ, शायद मैं ऐसा ही करता, लकी ने डिम्पल की ओर देखते हुए धीरे से कहा। वो अभी भी वही जवाब देना चाह रहा था जिस जवाब से डिम्पल का मन बहल पाता। इधर ये जवाब सुनते ही डिम्पल की आंखों में से आंसू बहने लगे और वो धड़ धड़ जमीन पर गिर पड़े थे। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से डिम्पल कोई आवाज नहीं कर रही थी। वो लकी के सामने नहीं गिरना चाहती थी। वो पहले ही लकी के सामने बहुत हद तक गिर चुकी थी, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। इधर लकी का मन कर रहा था कि वो डिम्पल के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे थपथपाए। वो अपने दिल में दर्द रखने के लिए राजी था, लेकिन वो डिम्पल को अपनी तरफ से और उम्मीदें नहीं देना चाहता था। डिम्पल धीरे धीरे खिसकना शुरू हो चुकी थी। ना तो वो लकी की तरफ देख रही थी और ना ही किसी की तरफ उसका ध्यान जा रहा था। वो उसके शोरूम से ऐसे बाहर आ गई जैसे कोई मुर्दा किसी मुर्दे खाने से बाहर आ रहा हो। तुम लोग अपना अपना काम करते रहो और ये जो पैसे हैं ना आपस में बांट लेना। लकी ने डिम्पल के निकल जाने के बाद जमीन पर पड़े हुए वो 10,000 रुपए उठाए और उन्हें गणेश को थमाकर खुद वहां से निकल गया। उसे अपने शोरूम से बाहर निकल कर आए हुए अभी आधा घंटा हो गया था। लकी बाजार के चौराहे पर खड़ा था और वो लोगों को आते हुए और जाते हुए देख रहा था। उसे पता नहीं चल पा रहा था कि रोशनी और कोयल अभी भी बाजार में घूम रही थी या फिर वो दोनों चली गई थी। इसलिए उसने अपना फोन निकाला और वो रोशनी को फोन लगाने लगा। ठीक इसी वक्त कोयल और रोशनी अभी भी बाजार में घूम रहे थे और कोयल अभी भी लकी के उस बर्ताव से नाराज थी जो उसने वहां लाल धागा बंधवाते हुए किया था। देखा ना रोशनी, तूने भी कैसे उसने वो धागा खुशी खुशी अपने हाथों में बंधवा लिया। उसे एक बार भी शर्म नहीं आई यार। उसे क्या लगता है वो मेरे लायक है या मैं उसे पसंद करने लगूंगी? अगर वो ऐसा सोच रहा है ना बहुत बड़ा पागल है और कुछ नहीं है। मेरा नाम है कोयल
कोयल और कोयल ने अपनी जिंदगी में आज तक इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा है। अब जब कोयल बाहर आ गई थी और इस वक्त लकी भी उनके बीच में मौजूद नहीं था, तो कोयल बार बार रोशनी से ये सब कहे जा रही थी। लेकिन रोशनी उसकी ऐसी बात सुनकर काफी थक भी गई थी और पक भी गई थी। कोयल देख, तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लकी एक शांत किस्म का इंसान है यार, और ऐसा तो नहीं है कि तू उसके बारे में कुछ जानती ना हो। और वैसे भी उसकी खुद की गर्लफ्रेंड पहले से है यार, और उन दोनों का रिलेशन भी काफी अच्छा चल रहा है। इसलिए अपने दिमाग में ना कुछ आलतू फालतू का कचरा लाने की ना कोई जरूरत नहीं है, समझी? रोशनी ने कोयल को बताया। अभी तक राधिका के गायब हो जाने की खबर लकी ने किसी को नहीं दी थी। वो जानता था कि जब वो खुद राधिका को नहीं ढूंढ पा रहा था, तो बाकी लोग भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। हम लोग उसके सामने से इतनी जल्दी में निकल गए, शायद इसलिए वो हमें ढूंढ नहीं पा रहा होगा, रोशनी ने कोयल से कहा। वो कोयल को ये एहसास करवाने की कोशिश कर रही थी कि इसमें गलती कोयल की ही थी। कोयल ही धागा तोड़कर भागकर वहां से चली गई थी और उसने लकी को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया था। और फिर अभी वो खुद ही लकी के बारे में इस तरह की बात कर रही थी। नहीं, मुझे तो लगता है ना कि वो कहीं फोन चलाने बैठ गया होगा और उसे ध्यान ही नहीं रहा होगा कि हमारे साथ आया है वो। कोयल यार, तू लकी से इतनी नफरत क्यों करती है यार? क्यों तू इसके बारे में ऐसी बात कर रही है? समझ नहीं आता मुझे, रोशनी ने कहा। यार, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो आदमी बहुत ही सीधा है? अरे बाप रे, जब कोयल और रोशनी एक दूसरे से बहस कर रहे थे तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वो चल कहां रहे थे। चलते चलते कोयल एक आदमी से टकरा गई और वो आदमी नीचे जमीन पर जा गिरा। तुम क्या कोई रुई से बने हुए हो? एक जरा सा झटका लगा नहीं और तुम नीचे गिर गए, हद करते हो। कोयल ने घबराते हुए उल्टा उस आदमी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। वो खुद अपने आप में एक पतली सी लड़की थी और उसके झटके की वजह से वो आदमी नीचे कैसे गिर सकता था? कोयल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि ये आदमी? रोशनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो आदमी अंधा था। जैसे ही कोयल ने उसकी आंखों की तरफ देखा, वो उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ी थी। अब आगे क्या होने वाला था? कौन था ये अंधा आदमी? क्या ये अंधा था भी या नहीं? और क्या थे इसके इरादे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब डिंपल लकी के बहुत ज्यादा पीछे पड़ने लगी तो लकी ने उसे सच्चाई से रूबरू करवा दिया था। हालांकि वो डिंपल को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन दोनों के बीच में जिस तरह की बात हो रही थी उसमें लकी को यही एक रास्ता समझ आ रहा था। इधर उसकी बात सुनकर खुद डिंपल भी समझ गई थी कि लकी उसे सच में भूल चुका था। वहीं दूसरी तरफ रोशनी और कोयल इस बात से पूरी तरह से बेखबर थी कि लकी था कहां। कोयल बस उसके बारे में बुरा भला कह रही थी और बोलते बोलते वो इतना मग्न हो चुकी थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो एक अंधे आदमी से टकरा गई थी। रोशनी ने जब उसे एहसास कराया तो उसने देखा कि वो एक अंधे से टकरा गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मुझे। कोयल ने बड़ी मुश्किल से उस आदमी को उठाने में रोशनी की मदद करते हुए कहा। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, उस अंधे आदमी ने अपनी टोपी संभालते हुए कहा। क्या बात है, आपका गला ठीक नहीं है क्या? उस अंधे आदमी की आवाज काफी अलग किस्म की थी और उसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला फट रहा था। इसलिए रोशनी उसे देखकर कंफ्यूज हो रही थी। एक बार के लिए उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे उसने इस आदमी को कहीं पर तो देख रखा था, लेकिन फिर जब उसने उसका काला चश्मा और बड़ी सी हैट देखी तो उसे समझ आया कि यह सिर्फ उसका भ्रम था। ठीक है, मैं चलता हूं, शुक्रिया। उस अंधे आदमी ने अपनी छड़ी नीचे जमीन पर टिकाई और वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन बाजार में जिस तरह की भीड़ नजर आ रही थी उससे साफ समझ आ रहा था कि यह आदमी फिर जाकर किसी न किसी से तो टकराने वाला है। 1 मिनट रुको, पीछे से कोयल ने आवाज दी और फिर रोशनी की तरफ देखते हुए बोली। हम लोग इसकी हेल्प कर सकते हैं क्या? वहां तक छोड़कर आ जाएं? देखना इधर भीड़ कितनी है, इतनी भीड़ के अंदर इस आदमी के लिए इस पार से उस पार तक जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बेचारा फिर किसी से टकरा जाएगा तो चोट वोट लग जाएगी। हाँ, मैं खुद भी यही सोच रही थी, रोशनी ने खुद भी उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अंधा आदमी इस तरह के बाजार में कैसे आ गया था। ना सिर्फ वो अपने खुद के लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था। रुको भाई, हम लोग भी आते हैं तुम्हारे साथ, कोयल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा और फिर वो दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगे।
एक हाथ कोयल ने थामा और दूसरा हाथ रोशनी ने पकड़ा और दोनों उसे रास्ता पार करवाने लगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, उस अंधे आदमी ने धीरे से कहा। इधर कोयल और रोशनी उससे बाजार से बाहर ले आए थे। उसने फिर से दोनों को थैंक यू बोला। फिर रोशनी से जब रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया कि वो बूढ़ा आदमी कैसे आया था, तो उसने कहा कि वो अपनी किसी दोस्त के साथ बाजार में घूमने के लिए आया था और उसकी गाड़ी उधर पार्किंग में खड़ी थी। रोशनी और कोयल ने फिर से उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ पार्किंग की तरफ ले जाने लगे। वो लोग एक काले रंग की गाड़ी के पास आकर खड़े हो गए थे। वो दोस्त गाड़ी की चाबी मेरे पास ही छोड़ कर गया है, उस आदमी ने कहा और फिर अपने दोनों हाथों से चाबी का बटन दबाकर उसे खोल दिया। आप दोनों 1 मिनट के लिए गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो? आप दोनों मुझे यहां तक लेकर आई, उसके लिए आपको फिर से थैंक यू बोलना है। उस अंधे आदमी ने रोशनी और कोयल से फिर से बड़े प्यार से कहा। ठीक है, जब तक तुम्हारा दोस्त नहीं आता और हम तुम्हें उसके साथ गाड़ी में बैठते हुए नहीं देख लेते, तब तक हम यहीं पे इंतजार कर रहे हैं, कोयल ने कहा। वैसे भी इतना चल जाने के बाद वो खुद भी काफी थक चुकी थी, इसलिए वो खुद भी कुछ देर तक गाड़ी में बैठ जाना चाहती थी। आजा रोशनी, थोड़ी देर के लिए इस गाड़ी में बैठ जाते हैं। कोयल ने पीछे का दरवाजा खोला और फिर रोशनी का हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ बैठा लिया। रोशनी ने देखा कि वो आदमी अभी भी बाहर ही खड़ा था। कोयल ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम चाहो तो गाड़ी में आकर बैठ सकते हो। लेकिन उस आदमी ने कोयल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी। ठीक इसी वक्त रोशनी का फोन बज उठा। ये फोन लकी का था। अरे रोशनी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ निकल गई तुम लोग? नहीं तो उल्टा हम तुम्हें खुद इतनी देर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे चक्कर में हमने तो पूरा मार्केट छान लिया है, लेकिन तुम कहीं नजर ही नहीं आए, कहाँ हो? इधर से रोशनी ने कहा। वो लकी से थोड़ा नाराज हो गई थी। उधर फोन की दूसरी छोर पर लकी को भी इस बात का एहसास हुआ कि उसमें गलती उसकी थी। उसे इस तरह बिना बताए उसे वहां से गायब नहीं होना चाहिए था। सॉरी यार, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए मैं निकल आया था। वैसे तुम लोग अभी कहाँ पर हो? मुझे बताओ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। ठीक इसी वक्त जब रोशनी उसके सवाल का जवाब देने ही वाली थी, तभी कोयल ने उसके हाथ से उसका फोन छीन लिया था। क्या है, तुम्हें हमारा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जहां जाना है ना, तुम जा सकते हो, समझे ना? अब चुपचाप निकलो यहां से। कोयल ने जोर से लकी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। मैं कोई खुद से नहीं आया था, समझी? अमित ने मुझसे कहा था कि तुम दोनों को अकेले नहीं जाने देना चाहिए, इसलिए तुम दोनों का ध्यान रखने के लिए मुझसे कहा गया था। अब चुपचाप बताओ कहाँ हो, वरना बेकार में कुछ हो जाएगा तो सारी बात ना मेरे ऊपर आ जाएगी। हाँ तो तुम तो चाहते ही हो ना यही कि हमारे साथ कुछ हो जाए, यही तो सोच रहे हो तुम। लेकिन तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हमारे साथ इतनी आसानी से कुछ हो जाएगा? तुम अपना ध्यान रखो, हमारे साथ ना कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम्हारे साथ ना कुछ हो जाएगा। कोयल ने लकी के ऊपर तंज कसते हुए कहा। देखो कोयल, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ और ना ही तुम्हें कोई ताना मार रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना भर कह रहा हूँ कि सच में कुछ हो जाएगा उससे पहले मुझे बता दो कि कहाँ हो तुम। लकी ने फिर से कोयल से पूछा। इस बार उसकी आवाज काफी गंभीर नजर आ रही थी। देखो लकी, एक बात मैं भी तुम्हें तुम्हारे तरीके से समझा देती हूँ कि अगर हमें कुछ भी हो गया ना, तो भी उसमें ना तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए प्लीज ना तो तुम्हें मुझे और रोशनी को परेशान करने की कोई जरूरत है, समझे ना? अरे कैसी बात कर रही हो तुम यार? वैसी ही बात कर रही हूँ जैसा तुम सुन रहे हो, और जैसी भी बात कर रही हूँ ना उसे चुपचाप सुन लो। जब लकी और कोयल एक दूसरे से फोन पर बहस कर रहे थे, तब वो आदमी चुपचाप ड्राइवर की सीट पर बैठ गया था। अरे तुम फोन मुझे। रोशनी इधर से कोयल से फोन लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे फोन देने के लिए तैयार नहीं थी। इतने में रोशनी को गाड़ी के इंजन के चालू होने की आवाज आई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि वो अंधा आदमी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और उसने चाबी घुमा दी थी। तुम अंधे नहीं हो? ओह शिट। इतने में उसने गाड़ी के दरवाजे को लॉक कर उसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और खुद पीछे की तरफ देखने लगा था। तुम्हें ये बात अब जाकर समझ आई है? उस अंधे आदमी ने एक शैतानी मुस्कान के साथ उन दोनों की तरफ देखा और फिर अपनी हैट और अपना चश्मा निकाल लिया। मोहित रायजादा। इधर से कोयल ने जैसे ही उसकी शक्ल देखी तो वो जोर से चिल्लाई। वो आदमी जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था वो कोई और नहीं बल्कि मोहित रायजादा ही था, जिसने पहले भी कोयल के परिवार को परेशान किया था। क्या हुआ? इधर से लकी के फोन में चिल्लाने की आवाज आने लगी, लेकिन इतने में मोहित ने कोयल के हाथ से उसका फोन छीन लिया और काट दिया। फिर उसने कोयल और रोशनी को देखते हुए एक भयानक सी हंसी हंसी
वो उन दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे कोई शेर बकरियों की तरफ देख रहा था। क्या बात है कोयल, तुम अभी तक अपने बाप को भूली तो नहीं हो? मोहित ने कोयल की तरफ देखते हुए कहा। क्या क्या चाहते हो तुम? चुपचाप गाड़ी का दरवाजा खोलो। इधर से कोयल ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा, लेकिन लॉक लगा होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पा रही थी। पिछली बार वो चेतन रस्तोगी, जो कि दिल्ली ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कोयल के परिवार की मदद कर दी थी और कोयल और उसके परिवार को मोहित और उसके परिवार से बचा लिया था। इस बात की वजह से कोयल के अंदर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया था और उसने मोहित की बीच बाजार में धुलाई कर दी थी। आज मोहित उसी धुलाई का बदला लेने के लिए वहां आया हुआ था। तभी एक जोर की आवाज आई। मोहित ने कोयल के गाल पर जोरदार तमाचा लगा दिया था। फिर उसने कोयल को उसके बालों से पकड़ा और अपने दांतों को कसकर भींचते हुए कहा, बहुत ज्यादा ड्रामा कर रही है तू मेरे सामने। बन तो ऐसे रही है जैसे कुछ याद ही नहीं तुझे। तुझे क्या लगता है तू है साली कौन? अब अगर मैं तुझे यमुना नदी में फेंक दूंगा ना, तो अभी ना तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, समझी ना साले कुतिया। मोहित ने कोयल को अपने मजबूत हाथों से पूरी तरह से झकझोर दिया था। कोयल ने उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़वाने के लिए अपनी गर्दन थोड़ी इधर उधर घुमाई तो उसके मुंह के पास से थोड़ा सा खून बहना शुरू हो गया। कोयल, कोयल! जैसे ही रोशनी ने देखा कि उसके चेहरे पर से खून बहना शुरू हो गया तो उसने उसे कसकर गले लगा लिया। इस वक्त रोशनी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मोहित उन दोनों के साथ कुछ बहुत ही बुरा करने की फिराक में था। क्या तुम्हें याद नहीं कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो चेतन रस्तोगी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ना छोड़ने वाले नहीं है। वो तुम्हारे पूरे के पूरे खानदान को ना एक बार में निगल जाएंगे। इधर से कोयल ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा। वो वैसे तो खुद भी काफी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी तो वो मोहित के सामने अपना डर दिखा नहीं सकती थी। अगर वो ऐसा करती तो मोहित उसकी और ज्यादा हालत खराब कर देता। इसलिए कोयल ने सीधा चेतन रस्तोगी का नाम ले लिया ताकि वो अपने आप को और रोशनी को सेव कर सके। अच्छा। उधर से मोहित की धीरे से आवाज आई। फिर उसने कोयल की तरफ अपनी बेपरवाह आंखों से देखा और बोला, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार का चेतन रस्तोगी से कोई लेना ही देना नहीं है और ना ही कोई कनेक्शन है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कोयल ने चौंकते हुए पूछा। ये बात सुनते ही वो और ज्यादा घबरा गई थी। मोहित ने अपना सिर नामे हिलाया और बस हंसने लगा। वो जानता था कि भले ही उसके परिवार ने पिछली बार चेतन रस्तोगी के कहने पर कोयल के परिवार से माफी मांगी थी, लेकिन वो सब कुछ इनके कहने पर नहीं हुआ था। चेतन ने इनके कहने पर मोहित के पिता को फोन नहीं लगाया था और इस दौरान चेतन ने उनके लाइन ग्रुप पर काफी दबाव भी बनाया था। उन्होंने यहां तक धमकी दे दी थी कि वो उनकी कंपनी को डुबा देने वाला था। इसलिए वो लोग कोयल के परिवार के सामने झुक गए थे। अब जहां तक बात रुस्तम डांगी की थी तो चेतन को रुस्तम की बात पूरी तरह से समझ नहीं आई थी और इसलिए वो मोहित के परिवार के ऊपर काफी लंबे समय तक दबाव बनाया जा रहा था। जब मोहित के पिता ने देखा कि वो चेतन के दबाव से उभर नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने दिल्ली से अपना पूरा बिजनेस ही समेटकर उसे किसी और शहर में बसा दिया था। अब मोहित को असल में हंसी इस बात पर आ रही थी क्योंकि उसे और उसके पापा को हमेशा से यही लगता था कि चेतन कोयल के परिवार के कहने पर उनके ऊपर दबाव बना रहा था। लेकिन अब जब मोहित ने देखा कि कोयल को खुद इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो वो समझ गया कि इस पूरे मामले में किसी और का हाथ था। अब आगे क्या होने वाला था? मोहित कोयल और रोशनी के साथ क्या करने वाला था? क्या मोहित अपने मकसद में कामयाब हो पाता या फिर लकी उन्हें उससे पहले बचा लेता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी डिंपल को छोड़कर फिर से मार्केट में आ गया था, लेकिन उसे रोशनी और कोयल कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। उधर काफी देर से वो खुद भी लकी को ढूंढ रहे थे, लेकिन लकी उन्हें नहीं मिल रहा था। इतने में कोयल एक अंधे आदमी से टकरा गई और जब उन दोनों को उस आदमी के ऊपर दया आई तो वो उसे अपने साथ उसकी गाड़ी तक छोड़ने चले गई। इसी बीच लकी का फोन भी आया, लेकिन तब तक उस अंधे आदमी ने अपनी गाड़ी चालू कर दी थी। वो और कोई नहीं बल्कि मोहित रायजादा ही था। वो कोयल को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? कोयल ने उससे पूछा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जहां एक टाइम पर चेतन रस्तोगी का नाम सुनकर मोहित को डर लगने लगता था,
वहीं आज दूसरी तरफ वो उसकी बातें सुनकर हंस रहा था। मैं हंसूंगा ही, मेरी हंसी पर तुम कोई ताला नहीं लगा सकती हो। अब तुम क्या, तुम्हारी जगह पर कोई भी आ जाए ना, वो भी मेरी हंसी पर ताला नहीं लगा सकता, समझी ना? फिर चाहे वो चेतन रस्तोगी हो या कोई और। मोहित ने कोयल की तरफ देखते हुए कहा। उसे चेतन रस्तोगी से जरा भी डर नहीं लग रहा था। वैसे भी जब उसके पिता ने दिल्ली से अपना सारा बिजनेस हटा ही लिया था, तो फिर उसके पिताजी को बाकी चीजों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। चेतन रस्तोगी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मेरा फोन वापस करो, मैं अभी अपने पापा को फोन लगाती हूँ। वो चेतन रस्तोगी को ना बोलकर तुम्हारा घर ही सील करवा देंगे। कोयल को अभी भी मोहित की बात समझ नहीं आ रही थी और वो उससे उसका फोन मांग रही थी, लेकिन मोहित ने कोयल को फोन देने के बजाय उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। वो उसके ऊपर आज जरा भी दया दिखाने की मूड में नहीं था। उसने इतना मारा कि कोयल फिर से पीछे अपनी सीट पर जा गिरी। रोशनी ने बड़ी मुश्किल से मोहित को रोका और वो मोहित और कोयल के बीच आकर खड़ी हो गई। साली, अगर एक बार और कुछ बोली ना, यहीं जिंदा काट दूंगा, समझी ना? मोहित ने कोयल को डांटते हुए कहा। अब कोयल की उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रोशनी भी मोहित के इन तेवरों से डर गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसा उसका दिल हवा में लटकने लगा था। उसे लग रहा था जैसे वो एक ऐसी गाड़ी में आकर बैठ गई थी जो उसे सीधा मौत के मुंह में ले जाने वाली थी। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे ही मोहित ने देखा कि कोयल अब शांत होकर बैठ चुकी थी, तो मोहित के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। मोहित बड़ी ही गंदी नजरों से कोयल और रोशनी को बारी बारी से देख रहा था। फिर उसने सामने की तरफ देखा और गाड़ी चालू कर दी। हेलो हेलो कोयल, हेलो 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 कोयल, कोयल। उधर से लकी अभी भी फोन पे चिल्लाया जा रहा था, लेकिन तब तक उनका फोन बिजी आना शुरू हो चुका था। वो फोन में मोहित का नाम सुन चुका था और इस वक्त उसे मोहित के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर कोयल और रोशनी सच में मोहित के जाल में उलझ जाते तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। वो तुरंत बाजार के सर्वेलेंस रूम में आया और वहां पर सीसीटीवी के फुटेज देखने लगा। लकी ने वहां बैठे लोगों को बताया कि उनके दोस्त गायब हो गए थे और इसलिए उन्होंने तुरंत लकी को फुटेज दिखाना शुरू कर दिया था। लकी ने मॉनिटर के ऊपर पूरी पिक्चर देख ली थी। जब उसने देखा कि जिस अंधे आदमी की रोशनी और कोयल मदद कर रहे थे, वो उसी अंधे आदमी ने उन दोनों को गाड़ी में बैठा दिया था, तो लकी हैरान रह गया। वो समझ चुका था कि ये मोहित की चाल थी और उसने पहले से ही ये सब प्लान करके रखा था। इस तरह से लकी को ये भी समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि अगर मोहित ने ये सब किया था तो आखिर क्यों किया था। अब अगर वो उन दोनों को बचाने के लिए जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाता तो दोनों के लिए ही उसका अंजाम बुरा हो सकता था। जब लकी को परिस्थिति की गंभीरता के बारे में पता चला और उसने देखा कि इस वक्त उसे जल्द से जल्द कोई एक्शन ले लेना चाहिए, तो लकी तुरंत उस कमरे से बाहर निकला और उसने सबसे पहले रुस्तम डांगी को फोन मिलाया। इस वक्त इस सिचुएशन से निपटने में रुस्तम के अलावा उसकी और कोई भी आदमी मदद नहीं कर सकता था। लकी सर, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी के अभी क्रांति रायजादा को फोन लगाता हूँ। वो अपने बेटे को फोन लगाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मोहित आपकी दोस्त को हाथ तक नहीं लगाएगा, वादा है मेरा। रुस्तम ने लकी को आश्वस्त करते हुए कहा। वो लकी के दिल के भाव को अच्छे से समझने लगा था और खुद लकी भी उसकी बात सुनकर शांत हो गया था। ठीक है रुस्तम। इधर जब रुस्तम ने उससे इतना कह दिया था तो उसके लिए फिर अब मोहित इतनी बड़ी समस्या नहीं रह गया था और वो आराम से उससे निपट सकता था। लकी का दिल थोड़ा शांत हो गया और उसने फोन काट दिया। लगभग 10 मिनट के बाद ही रुस्तम का दोबारा लकी को फोन आया। लकी सर, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन क्रांति रायजादा का फोन ही नहीं लग रहा। फिर जब मैंने बाकी लोगों से पता किया तो पता चला कि उसने अपना सारा बिजनेस किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया है। पिछली बार जब हमने उसे वार्न करने के लिए चेतन रस्तोगी का इस्तेमाल किया था ना, तो उसके बाद से ही उसने परेशान होकर अपना सारा बिजनेस किसी दूसरे शहर पर शिफ्ट कर लिया है। मुझे तो यही समझ आ रहा है सर कि ये सब उसने गुस्से में आकर किया है और वो ये सब कोयल से बदला लेने के लिए कर रहा है सर। रुस्तम की आवाज भारी होनी शुरू हो चुकी थी। आप अभी दिल्ली में हैं क्या? मैं अभी आपके पास आता हूं, रुस्तम ने कहा। लेकिन जब लकी ने सुना कि रुस्तम अभी अपनी बातों से डगमगा रहा था तो उसने कहा, नहीं, आप कहाँ हो मुझे वो बताओ, मैं वहीं पर आता हूं। रुस्तम ने लकी से कहा, ठीक
है सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को आपको लाने के लिए भेज देता हूँ, और तब तक इधर खुद भी आपके दोस्तों के बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ। रुस्तम ने इतना कहा और फोन काट दिया। इसके लगभग 20 मिनट के बाद ही एक आदमी गाड़ी लेके लकी के पास आ गया था। लकी उस गाड़ी में बैठा और रुस्तम के पास जाने के लिए रवाना हो गया। ठीक इसी वक्त मोहित भी दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटे से होटल के सामने गाड़ी रोक चुका था। उसने जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी आकर रुक गई। मोहित गाड़ी से बाहर आया और उसने दरवाजा खोलकर कोयल को अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसने उसकी दोनों हथेलियों को रस्सी से बांधा और उसमें रोशनी को भी बांध दिया। दोनों को बांधने के बाद उसने गाड़ी के दरवाजे लगा दिए। उस होटल का मालिक मोहित को अच्छी तरह से जानता था। उसने उसे आते ही सलाम कर दिया था और इसलिए वो जो भी कर रहा था उस पर बाकी और कोई भी कुछ नहीं कहने वाला था। चलो अंदर। मोहित ने उन दोनों को कमरे के अंदर धक्का देते हुए कहा। रोशनी और कोयल दोनों ही नीचे जमीन पर जा गिरे थे और पीछे से मोहित ने दरवाजा बंद कर दिया था। इधर बड़ी मुश्किल से कोयल और रोशनी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। ठीक इसी वक्त उन दोनों ने देखा कि कमरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ था। वो मोहित के जैसा ही दिख रहा था, बस फर्क इतना था कि उसकी उम्र उससे 30 साल ज्यादा लग रही थी। आज तो मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। मैं गया तो सिर्फ कोयल को पकड़ने के लिए था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि उसके साथ एक और लड़की है। वैसे दिखने में तो ये भी कोयल से कुछ कम नहीं है, मोहित ने अपने पिता के पास आते हुए कहा। क्रांति और मोहित दोनों ही कोयल और रोशनी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। बहुत बढ़िया किया बेटा, अब तो खेल में हमें ज्यादा मजा आएगा। पहले हम इसके साथ खेलेंगे और फिर उसके साथ भी। क्रांति ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेराते हुए कहा। दोनों बाप बेटे उन लड़कियों को बहुत ही गंदी नजर से देख रहे थे। उन दोनों की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों में रत्ती भर का अंतर नहीं था। अब क्रांति रायजादा किसी अमीर आदमी की तरह नहीं दिख रहा था। जब कोयल और रोशनी ने उन दोनों बाप बेटों के इस रूप को देखा तो वो अंदर तक से हर उठी। वो दोनों मारे डर के कमरे के कोने में जाकर छिप गई। उन दोनों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी चूहे ने सांप को देख लिया हो। बचाओ, कोई बचाओ हमें, बचाओ। रोशनी ने जितनी जोर से हो सकता था उतनी जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसके पीछे पीछे कोयल ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया था। साली, मना किया था ना मुंह खोलने के लिए, चुप रह। मोहित उन दोनों के सामने गया और फिर कोयल के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाते हुए बोला। फिर जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने रोशनी के गाल पर भी एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अरे बेटा, इन दोनों के ऊपर हाथ क्यों उठा रहे हो? चिल्लाने दो ना इन्हें, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। क्रांति रायजादा सच में मुस्कुरा रहा था। वो अपने पलंग पर बैठा हुआ था और उसने सिगरेट जला रखी थी। फिर उसने कोयल और रोशनी की तरफ देखा। दोनों की दोनों घबराई हुई थी और दोनों ही उसे डरी हुई और गुस्से भरी आंखों से देख रही थी। तुम्हें क्या लगता है, तुम चिल्ला लोगी तो कोई तुम्हें यहां पर बचाने आ जाएगा? ऐसा तभी हो सकता है जब मैं दिल्ली शहर के अंदर कोई कमरा बुक करता। कोई भी इतनी दूर ना तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। सो सैड। क्रांति ने कोयल और रोशनी की तरफ देखते हुए कहा। फिर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उनकी तरफ देखते हुए बोला, अगर मैंने यहां पर इस कमरे का दरवाजा खोल भी दिया और लोगों ने तुम दोनों को बाहर से चिल्लाते हुए देख भी लिया ना, तो भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो कुछ कर सकें। मेरा विश्वास नहीं हो रहा है ना? क्रांति ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी बात कर रहा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कोयल और रोशनी का दिल बैठ गया था। उन्हें अपने आप से घिन महसूस हो रही थी। कोयल के पैर थर थर कांपने शुरू हो चुके थे और इस वक्त वो जमीन पर नीचे गिर पड़ी थी। अरे रे रे। क्रांति को उसे देखकर हंसी आ गई। उसने मोहित की तरफ देखा और बोला, तुम कैसे लड़के हो यार? वहां खड़े हो, जाओ नहा कर आओ, हम खेल शुरू करते हैं। इधर अपने पिता की बात सुनकर मोहित को भी हंसी आ गई थी और वो बाथरूम के अंदर चला गया। पानी के बहने की आवाज बाहर तक आनी शुरू हो गई थी। तो तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो तुम लोग? रोशनी ने पूछा। वो समझ गई थी कि उसने बहुत ही बेकार सवाल किया था, लेकिन जब तक वो अपने आप को रोक पाती तब तक आवाज उसके मुंह से बाहर निकल चुकी थी। हाँ?
क्या करने वाले हैं? इधर मोहित के पिता ने रोशनी की तरफ हैरानी भरी आंखों से देखा और फिर तुरंत रोशनी से पूछ लिया, एक कमरे में अगर लड़का और लड़की साथ में है तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगे? मेरे ख्याल से भजन तो करेंगे नहीं ना, है? बता। जैसे ही रोशनी ने उसका ये जवाब सुना, वो ऊपर से नीचे तक सिहर उठी थी। उसके शरीर का खून जम चुका था और दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। उधर अचानक ही बाथरूम से पानी के बहने की आवाज बंद हो गई थी। कोयल और रोशनी के दिल की धड़कन भी रुक सी गई थी। मोहित अपने बालों को पोंछता हुआ बाहर आया। उसका शरीर ऊपर से पूरा खुला हुआ था और नीचे उसने अपनी टांगों पर सिर्फ टॉवेल लपेटा हुआ था। उसके मजबूत शरीर पर पानी की बूंदें साफ चमक रही थी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, कोयल ने कहा। उसे मालूम था कि अगले 10 मिनट में यहां ऐसा कुछ होने वाला था जिसकी वजह से वो जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहने वाली थी। ना सिर्फ उसने हाथ जोड़े बल्कि वो उठक बैठक भी करने लगी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैंने जो किया ना वो गलत किया। आज के बाद मैं सब कुछ नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे और रोशनी को जाने दो, प्लीज। उसने मोहित के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या मोहित उन्हें छोड़ देता या फिर आज कोयल अपने आप को नहीं बचा पाती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही लकी को इस बात का एहसास हुआ कि रोशनी और कोयल बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, तो उसने तुरंत रुस्तम को फोन लगा दिया। लेकिन रुस्तम खुद भी लकी की इस मामले में कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। इधर मोहित रोशनी और कोयल को लेकर अपने साथ दिल्ली से बाहर एक होटल में ले गया था। वहां पर ना सिर्फ मोहित था बल्कि उसके पिता भी मौजूद थे। रोशनी और कोयल दोनों को उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी और इससे पहले कि वो उन दोनों के साथ कुछ करते, कोयल ने मोहित के सामने उठक बैठक लगाना शुरू कर दिया। प्लीज 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 जाने दो हमें। अगर हमने तुम्हें ऑफेंड किया ना तो तुम कुछ और मांग लो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दिलवा दूंगी, लेकिन प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। वो जो तुम कर रहे हो वो वैसे भी कानून के खिलाफ है। भले ही कोयल जानती थी कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला था, फिर भी उसने मोहित और उसके पिता के सामने हाथ फैलाना शुरू कर दिया था। ओहो, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हो, लेकिन तुम्हें इस चीज का ख्याल तब नहीं आया जब तुम भर चौराहे पर सबके सामने मुझे गालियां दे रही थी, मार रही थी मुझे। मैंने तो अपने दिल में तभी कसम खा ली थी, इस चीज का बदला तो मैं लेकर रहूंगा, मोहित ने कहा। और फिर उसने अपना टॉवेल नीचे जमीन पर फेंक दिया। धीरे धीरे उसके पैर कोयल की तरफ बढ़ने लगे थे। नहीं नहीं नहीं, मेरे 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 मत पास मत आओ, दूर रहो मुझसे, पास मत आना। कोयल जितना पीछे जा सकती थी उसने अपने आप को उतना पीछे भेजना शुरू कर दिया, लेकिन 2 कदम के बाद वो मोटी दीवार से टकरा गई। इधर मोहित भी तब तक कोयल के पास पहुंच चुका था और उसने कोयल की ठुड्डी को अपने सीधे हाथ से पकड़ लिया। फिर उसने उसे धक्का दिया और उसकी गर्दन के पास आकर उसे सूंघने लगा। मोहित उसके करीब और करीब आता जा रहा था और धीरे धीरे उसके होंठ कोयल के चेहरे के पास आने लगे थे। जब उसने देखा कि कोयल के बस में अब कुछ नहीं रह गया था, तो अपने आप ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इधर कोयल ने मारे डर के अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी हालत उस बकरे की तरह हो गई थी जिसकी बलि बस चढ़ने ही वाली थी। ठीक इसी वक्त क्रांति के अंदर भी एक उफान आया और वो अपनी जगह से खड़े खड़े रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो अपनी भारी भारी पैरों और सूजी आंखों से रोशनी के करीब आ रहा था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला था, इतने में कमरे का फोन बज उठा। उसकी घंटी की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा था। क्रांति ने 1 सेकंड के लिए ठिठक कर अपने पैरों को रोका और फिर वो अपने फोन की तरफ देखने लगा। उसने इस होटल के मालिक को पहले ही आगाह कर दिया था कि आज की रात वो उसे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो होटल के मालिक का तो फोन हो ही नहीं सकता था। अगर उसे कोई जरूरी बात करनी भी होती तो वो कमरे का दरवाजा बजाकर उसे जगा देता, लेकिन अगर ये फोन होटल वालों की तरफ से नहीं था तो फिर किसकी तरफ से था? लैंडलाइन फोन तो सिर्फ और सिर्फ होटल से ही जुड़ा हुआ था
और उसके अलावा उस पर कोई भी इंसान फोन नहीं कर सकता था। क्रांति ने एक बार के लिए बेबसी खड़ी रोशनी की तरफ देखा और फिर वो घूमकर फोन की तरफ बढ़ने लगा। फिर उसने रिसीवर उठाया और उठाकर कुछ आगे बोला नहीं। उधर से सामने वाला बंदा भी 1 सेकंड के लिए तो चुप रहा, फिर एक गहरी सांस लेने के बाद बोला, मैं रुस्तम डांगी बोल रहा हूँ। तुम रोशनी मैडम के साथ चाहे जो कुछ करने की सोच रहे हो, लेकिन उसे अभी के अभी बीच में ही रोक दो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। रुस्तम डांगी। क्रांति रायजादा ने जैसे ही फोन पर यह नाम सुना, वो अंदर तक हिल गया था। अच्छे अच्छों को हिलाने के लिए रुस्तम का नाम ही काफी था। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार रुस्तम का नाम सुन रहा था। इससे पहले भी वो कई दफे रुस्तम का नाम सुन चुका था। वो भारत के बिजनेस में एक बहुत बड़ा नाम था और साथ ही लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। अगर किसी को भी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आकर रहना था तो वो रुस्तम से किसी तरह का पंगा नहीं ले सकता था। कोई भी उसे ऑफेंड करने के बारे में तो खैर सोच भी नहीं सकता था। खुद क्रांति रायजादा ने भी रुस्तम से मिलने के लिए कई दफे कोशिश की और उसने उससे मिलने के लिए जान तक लगा दी, लेकिन फिर भी वो उससे मिल नहीं पाया था। आखिर में जब वो थक गया तो उसने अपनी इस इच्छा को छोड़ दिया, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि रुस्तम डांगी से जब उसे पहली बार बात करने का मौका मिलेगा तो इस सिचुएशन में मिलेगा। क्रांति हैरान रह गया था और उसने तुरंत अपने गले का सारा थूक निकल लिया। भले ही सामने वाले आदमी ने सिर्फ एक बात कही थी और उसके कहे से यह साबित नहीं हो सकता था कि वो असली में रुस्तम डांगी हो सकता था या नहीं, लेकिन फिर भी उसे एहसास हुआ कि ऐसे होटल के लैंडलाइन पर बहुत ही कम लोग फोन कर सकते थे। होटल कभी बाहर के फोन वालों को अपने फोन से नहीं जोड़ता था। क्रांति खुद भी बिजनेस के लिए अलग अलग तरह के लोगों से मिलता था और वो अच्छी तरह से जानता था कि कौन आदमी कैसा था। वो रुस्तम की आवाज सुनकर ही पहचान गया था कि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। क्या बात है? क्या मेरे कहे से बात नहीं बनेगी? उधर से रुस्तम ने भारी सी आवाज में फिर से पूछा। उसकी ये बात सुनने के बाद जैसे क्रांति की नींद दोबारा खुल चुकी थी। अब उसे समझ में आ गया था और वो मन ही मन इस बात को मान भी चुका था कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रुस्तम डांगी ही था। नहीं सर, ऐसा हो सकता है क्या सर? मैं अभी के अभी जो भी कर रहा था ना, रोक देता हूं सर, रोक देता हूं, क्रांति ने घबराते हुए कहा। फिर उसने मोहित की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उसे समझा दिया कि अब उसके पास कोयल को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मोहित ने कोयल को छोड़ा, वो नीचे बैठ गई। उसे मोहित को अपने इतने पास आते हुए देख घिन महसूस हो रही थी। इधर मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पिताजी उससे चाह क्या रहे थे। अब जब वैसे भी उनकी फैमिली अपने बिजनेस को किसी और शहर में ट्रांसफर करने के बारे में मन बना चुकी थी, तो फिर उन्हें चेतन रस्तोगी जैसे लोगों से डरने की क्या जरूरत थी। वो अपने बाप को मन ही मन गालियां दे रहा था। उसके पास में इतना अच्छा मौका था, लेकिन ऐन वक्त पर उसके पिता ने उसका सारा काम खराब कर दिया था। तो क्या किया तुमने उन दोनों के साथ? बताना मुझे। फोन अभी भी चालू था। उधर से रुस्तम की आवाज आ रही थी। पास में ही लकी भी बैठा हुआ था और क्रांति की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। क्रांति के पूरे शरीर से पसीना नीचे उतरने लगा। वो हक्का बक्का रह गया था। भले ही उसने कुछ किया ना था, पर फिर भी उसे घबराहट हो रही थी, जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। जैसे ही उसने कोयल को देखा जो जमीन पर नीचे जा बैठी थी और उल्टियां कर रही थी, उसे देखते ही क्रांति के हाथ में पकड़ा हुआ फोन थर थर कांपने लगा। जी वो मेरा बेटा सिर्फ कोयल के पास गया था और उसने उसके गाल पर, लेकिन उसके बाद हमने दूसरी लड़की को हाथ भी नहीं लगाया सर। सच में हमने कुछ नहीं किया उसके साथ, क्रांति ने घबराते हुए कहा। वो रुस्तम के सामने किसी भी हाल में झूठ ना तो बोल सकता था और ना ही बोलना चाहता था। जब उधर से रुस्तम ने क्रांति के शब्द सुने तो वो लकी की तरफ देखने लगा। लकी के चेहरे पर एक तरह की उदासी छा गई थी। फिर उसने रुस्तम को वही करने का इशारा किया जो उसने उसे करने के लिए कहा था। ठीक है, जब तक रोशनी मैडम ठीक है तब तक बाकी लोगों के साथ में क्या हो रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, लेकिन मैं यहाँ से होटल पर अपनी गाड़ी भेज चुका हूँ। वो बस पहुंचने ही वाली होगी। रोशनी मैडम को खोलो और उन्हें वहां से जाने दो। अगर तुमने उनके साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो याद रखना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। रुस्तम ने धीरे से कहा।
लकी को कोयल की कही बात अपने मन में याद आ रही थी। उसने लकी से कहा था कि अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो उसमें लकी का कोई लेना देना नहीं था। ऐसा नहीं था कि लकी को उसकी परवाह नहीं थी, वो रोशनी के साथ साथ उसकी भी चिंता करता था। लेकिन वो जानता था कि कोयल की पर्सनालिटी अच्छी नहीं थी। जब सब कुछ ठीक हो चुका था तब उसे मोहित को उस दिन सबके सामने बीच बाजार में मारने की जरूरत नहीं थी। वो बहुत ही एरोगेंट किस्म की लड़की थी और लकी इस मौके का फायदा उठाकर उसे सबक सिखाना चाहता था। जी सर, मैं छोड़ देता हूं सर, अभी। इधर क्रांति ने हकलाते हुए रुस्तम से कहा। जैसे ही उसने इतनी बात कही, रुस्तम ने फोन रख दिया और उधर क्रांति ने भी अपने सिर का पसीना पोंछना शुरू कर दिया था। पापा, किसका फोन था और आप इन्हें छोड़ने के लिए राजी क्यों हो गए? मोहित ने क्रांति से पूछा। उसे अपने पिता का यह डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसके पिता किसी आदमी से इस हद तक डर सकते थे। बेटा, इस बात को समझने की कोशिश कर। अभी जिस आदमी का फोन आया था वो ऐसा आदमी है जिसे हम पंगा चाह कर भी नहीं ले सकते। अब तू ज्यादा बहस मत कर और चुपचाप इसे छोड़ दे। वो भले ही चेतन रस्तोगी से भी डरता था, लेकिन अपने आप में चेतन रस्तोगी से बड़ा आदमी रुस्तम डांगी था। चेतन क्रांति को सिर्फ तभी तक परेशान कर सकता था जब तक वो दिल्ली में था, लेकिन रुस्तम वो क्रांति की पूरी दुनिया में कहीं भी खाट खड़ी करवा सकता था। अगर वो रुस्तम की बात मानने से इनकार कर देता तो शायद वो आज के बाद कभी बिजनेस नहीं कर पाता। उसे तो ये मालूम नहीं था कि ये डिसीजन लेने के बाद वो कल का सूरज भी देख पाता या नहीं। पापा, अब दिल्ली में ऐसा कौन सा आदमी रह गया जिससे हम पंगा नहीं ले सकते? क्या नाम है उसका? मोहित ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा आदमी था जिससे उसके पिता पंगा नहीं ले सकते थे। बेटा, उसका नाम रुस्तम डांगी है। तुम शायद उनके बारे में कुछ जानते नहीं होगे, लेकिन दिल्ली के बड़े से बड़े मंत्री भी ना एक बार के लिए रुस्तम के आगे सलाम ठोकते हैं। चेतन रस्तोगी तो उसके सामने कुछ नहीं है, पिद्दी है, क्रांति ने कहा। वो अंदर से बहुत डरा हुआ था और घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई थी। वो रुस्तम डांगी से जुड़े हुए लोगों को परेशान करने के बारे में सोच भी कैसे सकता था। लेकिन इधर मोहित को रुस्तम डांगी के रुतबे पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसने रुस्तम का नाम नहीं सुना था तो वो उसकी बात पर विश्वास कैसे कर लेता। लेकिन क्योंकि उसके पिता ने ये कह दिया था तो उसके पास में कोयल को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मोहित कोयल को घिन भरी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अगर ये फोन 10 मिनट के बाद आया होता ना तो इस वक्त तक कोयल नरक की यातना झेल चुकी होती और साथ ही मोहित के दिल को भी सुकून मिल जाता। लेकिन अब उसके पास सिवाय अफसोस करने के और कोई चारा बाकी नहीं रह गया था। उसके चेहरे पर अभी भी कोयल के हाथ के वो तमाचे दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो अब कोयल को चैलेंज करने के बारे में सोच नहीं सकता था। एक बार अगर वो रुस्तम डांगी को नाराज कर देता तो इस चीज का खामियाजा उसके परिवार के लोगों को जिंदगी भर के लिए भुगतना पड़ सकता था। तुम जैसे बेशर्म बाप बेटों को तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ना चाहिए था, कोयल ने मोहित के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा कम नजर नहीं आ रहा था। फिर उससे रहा नहीं गया और उसने आगे आकर मोहित के कमर के नीचे उसे लात मार दी। मोहित मारे दर्द के चिल्ला उठा था। दर्द की वजह से उसकी आंखें ऊपर तक चढ़ाई थी। अब आगे क्या होने वाला था? जब कोयल को यह पता चलता कि लकी ने उसे छोड़ने के लिए मना कर दिया था, तब क्या होने वाला था? क्या मोहित और क्रांति लात का बदला कोयल से निकालते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट FM पर।